हमारी कहानी उस आदमी से शुरू होती है जिसने सोचा था कि तबाही का सबसे खौफनाक हिस्सा 90 डिग्री नीचे की कड़कड़ाती ठंड है। लेकिन फिर उसके अपने पड़ोसियों ने उसे दबोच लिया। उसे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपना ही मांस करते हुए देखना पड़ा। और वो औरत जिसे उसने हमेशा प्यार किया और बचाया था, वो दूसरों को उकसा रही थी कि उसे उसके जिस्म का और बड़ा हिस्सा चाहिए। अंधेरा छाने तक उसने उन लोगों को खुद को टुकड़ों में खाते हुए देखा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो बर्फानी तूफान आने से ठीक 1 महीना पहले के वक्त में पहुंच चुका था। उसे एहसास होता है कि उसने एक स्पेशल एबिलिटी जागृत कर ली है। ये ताकत न सिर्फ खरबों का सामान जमा कर सकती थी, बल्कि उन गद्दारों का नामो निशा मिटाने की ताकत भी रखती थी। लीमू अचानक दर्द से चिल्लाता हुआ अपने बिस्तर से फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि कुछ तो अलग है। उसका पेट बिल्कुल सलामत था और वहां जख्म का एक निशान तक नहीं था। वो यकीन न करते हुए अपने हाथों को देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ये खुशी और जुनून से भरी हंसी उस छोटे से किराए के कमरे में गूंज उठती है। पिछली जिंदगी में 10 अक्टूबर 2023 को पोलर आइस नाम का एक धूमकेतु धरती के पास से गुजरा था। जैसे एक ऐसी काली रात शुरू हुई जिसने तापमान को 90 डिग्री नीचे गिरा दिया और जमीन से लगभग हर प्रजाति का खात्मा कर दिया। भूख और कड़कड़ाती ठंड के सामने इंसानियत की कोई औकात नहीं रह गई थी। ली मू जल्दी ही खुद को शांत कर लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी खुशनसीबी उस पर बरसी है। फोन चेक करते ही उसकी नजरें तेज हो जाती हैं। 7 सितंबर 2023। तबाही शुरू होने में अब ठीक 32 दिन बचे थे। वो शोलान और अपने उन पड़ोसियों के बारे में सोचता है। इसी जिंदगी में वो इतना नरम दिल था कि उसने अपना खाना तक उनके साथ बांटा। लेकिन उन लोगों ने बाहर वालों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रची। ली मुंह कसम खाता है कि अगर उसने अपनी मौत का बदला नहीं लिया तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो जोर से अपना हाथ मेज पर मारता है और सफेद रोशनी के एक फ्लैश के साथ मेज गायब हो जाती है। वो एकदम से चौंक जाता है और आसपास अपना फर्नीचर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ पर पड़ती है और देखते ही देखते उसके सामने से बिस्तर भी गायब हो जाता है। इस बार उसने साफ देखा था। उसके हाथ के इशारे ने ही उस सफेद रोशनी को ट्रिगर किया था। उसने एक डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी को जागृत कर लिया था, जो उसकी अपनी असली ताकत थी। उसे महसूस हुआ कि वो सफेद रोशनी उसकी रूह के साथ पूरी तरह घुल गई है। जैसे ही उसकी चेतना उस असीम खाली जगह में दाखिल हुई, उसे वो मेज और बिस्तर रेत के मामूली दानों की तरह नजर आए। लिमू सोच रहा है कि क्या ये वही गॉड फ्रैगमेंट है जिसके बारे में उसने सुना था। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर गिरा था जिसने उसके घाव भर दिए थे। वो पत्थर अगली सुबह गायब हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पत्थर उसके अंदर ही था और अब उसे बेमिसाल ताकत दे रहा था। लिमू अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। वो जानता था कि उसे इस ताकत पर जल्द से जल्द महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि यही उसके जिंदा रहने की बुनियाद थी। अगले कुछ घंटों तक वो प्रैक्टिस करता है और उसे पता चलता है कि उस स्पेस का साइज नामुमकिन हद तक बड़ा है। वहां समय पूरी तरह से स्थिर था, यानी खाना वहां हमेशा ताज़ा रहेगा। हालांकि कोई भी जिंदा चीज़ बाहर निकलते ही अपनी जान खो देती थी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुश्मनों को बस अंदर खींच सकता है। उस मंजर को सोचकर वो मुस्कुराता है। वो बस अपना हाथ उठाएगा, एक सफ़ेद रोशनी चमकेगी और उसका दुश्मन पलक झपकते ही गायब हो जाएगा, जो बाद में सिर्फ एक बेजान लाश बनकर बाहर निकलेगा। एक ही इशारे में वो 1 लाख दुश्मनों का सफाया कर सकता था। वो एक्साइटमेंट से कांप उठता है। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, बल्कि एक इनविंसिबल डिवाइन स्किल है। वो इस ताकत को पूरी तरह डेवलप करने का फैसला करता है। लेकिन तभी फ़ोन पर 2600 युआन का बैलेंस देखकर उसे हकीकत का कड़वा झटका लगता है। यह रकम तो उसकी ज़रूरतों के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि स्टूडेंट लोन चुकाने के बाद उसके पास करीब 2 लाख थे, जो उसने उस मतलबी औरत पर लुटा दिए। शाओ लिन के बारे में सोचकर उसे खुद पर शर्म आती है और उसका मन करता है कि वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारे। अगर वो पैसे आज उसके पास होते तो वो न जाने कितने रिसोर्सेज खरीद लेता। अब उसके पास सिर्फ 2000 के आसपास बचे थे। आखिर इतने में क्या ही हुआ। वो पहले बेसिक खाने का इंतजाम करने और फिर ज्यादा कैश का जुगाड़ करने का फैसला करता है। उसकी नजरें ठंडी पड़ जाती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो सीधे लोन लेगा। आखिर तबाही आने के बाद कोई पैसे वापस मांगने तो आएगा नहीं। वो सुपरमार्केट जाने के बजाय होलसेल मार्केट का रुख करता है, क्योंकि वहाँ कीमतें कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पहुंचकर वो इंस्टेंट नूडल्स के 20 केस और ब्रेड के 5 केस का ऑर्डर देता है, जिससे दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ जाता है। दुकानदार की आंखें चमक उठती हैं और वो बिल के लिए दुकान का नाम पूछता है। लीमू एक पल के लिए रुकता है और जवाब देता है, अपोकलिप्स स्नैक शॉप। फिर वो दुकानदार से एक्सपायरी के करीब वाले सामान के बारे में पूछता है। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर दुकानदार सतर्क हो जाता है और दावा करता है कि वो ईमानदार बिजनेसमैन है। लीमू एक सिगरेट निकालकर उसे ऑफर करता है और काफ़ी देर तक अपनी बातों में उलझाकर उसे एक बहाने से मना ही लेता है। आखिर में लीमू बहुत ही कम दाम में ढेर सारा एक्सपायर होने वाला सामान खरीदने में कामयाब रहता है। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसे क्रेडिट का सहारा लेना पड़ा। वो कर्ज के बोझ तले मार्केट से बाहर निकलता है, लेकिन उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। पिछली जिंदगी में वो भूख से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
कुछ घंटों बाद सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाता है। कमरा छत तक सामान से भर चुका था। वो अपना हाथ हिलाता है और सफ़ेद रोशनी के साथ पूरा कमरा खाली हो जाता है। सारा सामान उसके डायमेंशनल स्पेस में चला जाता है। बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। सामान स्टोर करने में एनर्जी बहुत कम खर्च हो रही थी। इस बात को वो गौर से नोट करता है और फिर अपनी नोटबुक भी वहाँ स्टोर कर देता है। अपने स्पेस में सामान का पहाड़ बनता देख उसे सुरक्षा का एहसास होता है। खाने का मतलब था मन की शांति, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। अब सिर्फ 32 दिन बचे थे और उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। वो सोचता है कि काम करना बहुत धीमा है और लूटपाट करना सीधे मौत को बुलावा देना। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना लोगों की नज़रों में ला सकता था। इसलिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो जानकारी जो दुनिया में सिर्फ उसे पता थी। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद उसे अचानक याद आता है, लॉटरी। उसे टिकट खरीदने की आदत थी और उसे पिछली जिंदगी के जीतने वाले नंबर याद रह गए थे। वो तुरंत कागज और पेन उठाकर उन्हें लिख लेता है। हाँ, आज वही दिन था और यही वो विनिंग नंबर्स थे। वो बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी आवासीय सोसाइटी की लॉटरी शॉप पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात मालकिन जीन सू ई आई फोंग से होती है। ली मू की आंखों में चमक और उसका बदला हुआ अंदाज देखकर वो डरकर पीछे हट जाती है। ली मू अपनी नफरत को काबू में करता है, जबकि वो औरत ताना मारती है कि वो पागल लग रहा है। वो उसे चेतावनी देती है कि अपनी हताशा समाज पर न निकाले। सुई फोंग जानती थी कि ली मू एक अनाथ है और उसकी नज़र में ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब वो पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा, तो वो बेरुखी से कहती है, क्योंकि तुम एक अनाथ हो। उसके लिए उसे जज करने के लिए इतना ही काफ़ी था। वो उसे नसीहत देती है कि एक जवान लड़के को जुए का चस्का नहीं पालना चाहिए, लेकिन ली मू सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। उसके लिए एक किस्मत चमकना बस एक रूटीन ऑपरेशन था। जीन सू एई फोंग अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाती है कि बड़ों की बात न मानने वाले पछताते हैं और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देती है। वो हंसते हुए अपनी भारी भरकम काया को दुकान से बाहर ले जाती है। लीमू उसे ठंडी नजरों से जाते हुए देखता है। उस बुढ़िया की कोई औकात नहीं थी कि वो उसे नीचा दिखाए। उसी शाम वो टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा है और लॉटरी का ड्रॉ शुरू होता है। विनिंग नंबर्स थे 10, 19, 23, 25, 30, 31 और स्पेशल नंबर 12। जैकपॉट 6 मिलियन युआन का था। जैसे ही ड्रॉ खत्म हुआ, उसने देखा कि नंबर बिल्कुल वही थे जो उसे याद थे। वो खुशी से 3 फुट ऊपर उछल पड़ता है। आखिरकार उसके पास पैसा आ गया था, असली पैसा। 5 विनिंग टिकटों के साथ उसने 30 मिलियन जीत लिए थे, यानी टैक्स काटकर उसके पास 24 मिलियन युआन आने वाले थे। उसने इस रकम का इस्तेमाल करके करोड़ों का सामान जुटाने का मास्टर प्लान बनाया। वो अपने हाथ रगड़ते हुए खाने, सर्दी के गियर्स, हथियारों और घर की मरम्मत की प्लानिंग करने लगा। सबसे पहले उसे वही घर खरीदना था जिसमें वो रह रहा था। उसे अपनी मकान मालकिन जांग युयुआन का ख्याल आया, जो बेहद खूबसूरत और शालीन महिला थी। अगली सुबह वो अपना इनाम लेने के लिए पूरे जोश में बाहर निकलता है। लॉटरी की दुकान के पास वो देखता है कि वहाँ 30 मिलियन की जीत का बैनर लगा है और लोगों का हुजूम जुटा है। वहाँ जांग सुई फोंग भीड़ में पसीने से तरबतर होकर स्क्रैच कार्ड खरीद रही थी। लगता है आंटी को भी रातों रात अमीर बनने का भूत सवार था। लीमू उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो चिढ़ जाती है और अपना सा मुंह लेकर कहती है कि वो बस समाज सेवा कर रही है। लीमू हंसते हुए कहता है कि जब वो टिकट खरीदे तो जुआ और जब वो खरीदे तो चैरिटी। वो उसकी बातों को अनसुना करके सीधे लॉटरी सेंटर के लिए टैक्सी करता है। किराया 120 युआन था, जिसे देखकर उसे थोड़ा झटका लगा क्योंकि उसने कभी टैक्सी नहीं ली थी। लेकिन तभी उसके फोन पर पेमेंट फेल्ड का नोटिफिकेशन आता है। उसका चेहरा फक पड़ जाता है। वो दूसरा ऐप खोलकर पेमेंट करता है और खुद का मजाक उड़ाता है कि 1 करोड़पति के पास टैक्सी के पैसे तक नहीं है। जैसे ही वो सेंटर के दरवाजे खोलता है, सूट पहने फंडरेजर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी किस्मत की तारीफ करते हुए दान मांगने लगते हैं। वो उन्हें बिजनेस कार्ड्स थमाकर समाज सेवा की दुहाई देने लगते हैं। वो उन्हें पीछे धकेलते हुए सीधे काउंटर पहुंचता है और 2 घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद उसके हाथ में 24 मिलियन युआन वाला कार्ड होता है। बाहर निकलते ही वो लोग फिर उसे गिद्धों की तरह घेर लेते हैं। लीमू की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो अपना फोन निकालता है और उनकी फोटो खींचकर धमकी देता है कि अगर वो बाज नहीं आए तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा। वो कहता है, क्या तुम इंटरनेट पर ट्रेंड होना चाहते हो? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी असलियत करोड़ों लोगों को दिखा सकता हूँ। वो लोग डर कर गायब हो जाते हैं और भीड़ तितर बितर हो जाती है। लीमू वहां से सीधा बस के शॉपिंग मॉल जाता है। वहां घुसते ही सेल्स स्टाफ उसे किसी बड़े वीआईपी की तरह देखने लगता है। वो सामान की लिस्ट गिनाने लगता है, तौले, रजाइयाँ और 500 गद्दे। वो हर तरह के ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स के 1,001,000 पाउंड, खाना पकाने के बर्तन और 200 सेट महंगे ठंड के कपड़े ऑर्डर करता है। मैनेजर चे शांगमिंग के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 50 सेट ही स्टॉक में है। लीमू जवाब देता है, मुझे सब चाहिए। उसने 2 घंटे में मॉल का लगभग सारा ज़रूरी सामान खरीद लिया। आखिर में बिल बनता है।
1,64,52,664 युआन और 58 पैसे। लीमू को कोई हैरानी नहीं होती। वो 10% डिपॉजिट देकर बाकी पैसे अगले महीने देने का सौदा करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और पैसे भेज दिए जाते हैं। लीमू मन ही मन हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगला महीना कभी आएगा ही नहीं। वो सामान की डिलीवरी के लिए एक बड़ा गोदाम किराए पर लेता है और स्टाफ को अच्छी टिप देता है। मैनेजर शे शॉमिंग उसकी इज्जत में बिच जाता है। इसके बाद वो लिहुआ होटल पहुंचता है जो अपनी लग्जरी के लिए मशहूर था। वहां का खाना 5,000 युआन से शुरू होता था। वो मेनू उठाकर बस पॉइंट करने लगता है। वेटर को लगता है कि ऑर्डर पूरा हो गया, लेकिन तभी लीमू कहता है, असल में मुझे ये सब नहीं चाहिए। इनके अलावा मेनू में जो कुछ भी है वो सब ले आओ। वेटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लीमू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हर डिश को टेस्ट करेगा और बाकी पैक करवा लेगा। 3 दिन बाद जब डिशेज आने लगी तो उसने हर चीज़ का लुत्फ उठाया और बचा हुआ सारा खाना पैक करवा लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस खाने की कीमत क्या है और अब ये सब उसके स्पेस में हमेशा के लिए ताज़ा रहने वाला था। वो बड़े इत्मीनान से अपने दांत साफ करते हुए मैनेजर लू को हर डिश के 100 पोर्शंस तैयार करने का ऑर्डर देता है। होटल से बाहर निकलते निकलते उसके बैंक बैलेंस से 9,50,000 युआन और कम हो चुके हैं। इस वक्त उस पर जितना कर्ज है वो चुकाना उसकी असल हैसियत के बाहर है। किसी नॉर्मल दुनिया में इतना डेट किसी को भी तबाह कर देता, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, मानो किस्मत उसे पुकार रही हो। वह तीखी आवाज़ उसके ख्यालों को चीर देती है। उसने अपनी कॉलेज की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी है। शाओलिन की तेज और हक जताने वाली आवाज़ आती है, लीमू तुम बोल क्यों नहीं रहे? मुझे अब गुस्सा आ रहा है। लीमू अपने अंदर उबलते हुए ठंडे गुस्से को काबू करता है और एकदम सपाट आवाज में जवाब देता है कि वो वापस आ गया है। शाओलिन को अंदाज भी नहीं है कि उसके इस जवाब का मतलब क्या है। उसे तो बस यही लगता है कि उसका ये गुलाम फिर से नखरे दिखा रहा है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है। ये साफ इशारा था कि लीमू उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाए। लीमू एक ठंडी और तंज भरी हंसी हंसता है और कहता है, मैं बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। शाओलिन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लीमू फोन काट देता है। उसके पास इन फालतू के खेल खेलने का समय नहीं है। सच तो ये है कि अगर वो अभी बदला लेने निकला तो सीधा प्रिजन जाएगा और शाओलिन के लिए ये सज़ा बहुत कम होगी। वो इतनी आसानी से इस कहानी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। इधर वेयरहाउस में सामान पर एक वाइट लाइट पड़ती है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लीमू अपनी स्पेशल पावर को ट्रेन करने का ये मौका नहीं छोड़ता। हर चमक के साथ वो अपनी शक्ति की रेंज को और बढ़ाता जा रहा है। वो वेयरहाउस खाली करता है, सामान फिर से बाहर निकालता है और फिर उसे स्टोर करता है। 30 मिनट्स की इस लगातार प्रैक्टिस के बाद वो वाइट लाइट अब पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकती है। वो कामयाब हो गया है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो सोच रहा है कि ये स्पेशल पावर और क्या क्या कर सकती है। वो दूर रखे एक टेबल पर फोकस करता है और एक झटके में वो टेबल सीधा उसके हाथों में आ जाता है। वो उस दिन का सपना देख रहा है जब वो एक कदम में हजारों मील का फासला तय कर पाएगा। उसकी आंखों में एक नया जुनून साफ दिख रहा है। अपने रीबर्थ के तीसरे दिन वो अपनी तैयारियों को जारी रखता है और अपनी लैंडलॉर्ड जांग यूया से मिलने का वक्त तय करता है। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए एलिवेटर में घुसता है, उसका सामना सीधा शाओलिन से होता है। उसे देखते ही शाओलिन एक पल के लिए ठिठकती है और फिर नखरे से अपना मुंह फेर लेती है। उसकी नज़र में लीमू सिर्फ उसका एक आज्ञाकारी नौकर था और उसे यकीन नहीं हो रहा कि कल उसने उसका फ़ोन काटने की हिम्मत कैसे की। लीमू के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में गहरी नफरत की आग सुलग रही है। शाओलिन अपनी झूठी मायूसी दिखाते हुए कहती है कि उसके कोलीग्स ने उसे लीमू से दूर रहने को कहा था, लेकिन फिर भी उसने उसका पक्ष लिया। वो एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो। वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो सिर्फ इसलिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने एक कॉल मिस कर दिया। वो ऐसे जता रही है जैसे पीड़ित वो खुद हो। वो झंझलाकर पूछती है, लीमू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है? लीमू एलिवेटर के फ्लोर नंबर्स को देख रहा है और फिर उसकी तरफ एक फीकी मुस्कान के साथ मुड़ता है। परवाह क्यों नहीं होगी? लीमू कहता है कि उसने उस पर इतने पैसे खर्च किए हैं तो आज रात उन्हें साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर वो बात काटते हुए कहता है कि उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। सच तो यह है कि वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं वो उसे मुड़कर देखे बिना बाहर निकल जाता है। शाओलिन वहीं सन्न खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लीमू इतना बदल कैसे गया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात अपनी लैंडलॉर्ड जियांग यूया से होती है। वो बैठने के लिए एक पत्थर की बेंच साफ करता है और जियांग यूया उसकी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस देखकर उससे पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। लीमू उसे बताता है कि वो एक घर खरीदना चाहता है और वो भी खास तौर पर टियानहे डिस्ट्रिक्ट वाला घर। जियांग यूया की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी ग्रेजुएट हुआ लड़का इतना महंगा घर कैसे खरीद सकता है। वो थोड़ा हिचकिचाती है और बताती है कि उसने तो रेंटल इनकम पर गुजारा करने का सोचा था। एक पल के लिए लीमू के चेहरे पर मायूसी आती है,
लेकिन तभी जांग यूया का अंदाज बदल जाता है। वो कहती है कि उसे एक ब्यूटी सैलून खोलना है जिसके लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए वो घर बेचने को तैयार है। लीमू चैन की सांस लेता है और इस मौके के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर वो 3 दिनों में ये डील फाइनलाइज कर लेता है तो वो आने वाली उस भयानक ठंड से बचने के लिए रेनोवेशन शुरू कर पाएगा। आज भी जब वो अपने जम चुके शरीर को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जांग यूया घर की कीमत 8.4 मिलियन युआन तय करती है। लीमू कोई बहस नहीं करता और सीधा बैंक की तरफ निकल पड़ता है। वो पूरे पैसे एक साथ देने के बजाय डाउन पेमेंट और मॉर्गेज का रास्ता चुनता है ताकि अपनी बाकी रिसोर्सेज को बचा सके। कागजों पर साइन करने के बाद अब उस पर 30 साल का कर्ज और 8 मिलियन का ब्याज है। वो फौरन 2.52 मिलियन युआन का डाउन पेमेंट ट्रांसफर करने की बात करता है, लेकिन जांग यूया मजाक में कहती है कि अगर पैसे कम हैं तो वो इंतजार कर सकती है। लीमू उससे पूछता है कि क्या वो सच कह रही है तो वो अपनी आंखें घुमाते हुए मजाकिया अंदाज में कहती है, क्यों, क्या तुम्हारा इरादा मेरा पैसा डकारने का है? सच तो यह है कि वो एक बहुत ही दिलचस्प औरत है। लीमू थोड़ा घबरा जाता है, उसने अपनी 20 साल की जिंदगी में आज तक इतनी बेबाक औरत नहीं देखी थी। वो उसे बताता है कि वो पैसे अभी दे सकता है, लेकिन अगर 1 महीने की मोहलत मिल जाए तो उसे बहुत बड़ी मदद होगी। वो उसका बैलेंस चेक करती है और ये देखकर कि उसके पास पैसे हैं, वो कहती है कि अगर वो उसे डिनर पर ले जाए तो वो इस बारे में सोच सकती है। लीमू भी एक सच्ची मुस्कान के साथ मान जाता है। इस बार वो कोई एहसान नहीं लेना चाहता, वो इस मोहलत के बदले उसे एक ऐसी जानकारी देना चाहता है जो उसकी जान बचा लेगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसे जांग यूया का एक आखिरी संदेश मिला था, लेकिन जब तक वो पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से जमकर मर चुकी थी। शायद इस बार वो उसका अंजाम बदल सके। इधर जांग यूया उसे पास की ही एक पुरानी दुकान पर ले जाती है जहां ग्रैनी वांग नाम की एक बुजुर्ग महिला डम्पलिंग्स बेचती हैं। जांग यूया यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। वो डम्पलिंग्स की 2 प्लेट्स, चिकन फीट और सूप का ऑर्डर देती है। ग्रैनी वांग धीरे से उठती हैं और किचन में काम शुरू करती हैं। इसी बीच शाओलिन काम से घर लौट रही होती है जब उसकी नज़र दुकान के अंदर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। जांग यूया की सिल्क स्कर्ट की चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि लीमू किसी दूसरी औरत के साथ है। लीमू अभी निवाला मुंह में ले ही रहा था कि शाओलिन की आवाज़ सुनकर उसका गला लगभग रुंध जाता है। शाओलिन अपने चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़े रखती है, हालांकि अंदर ही अंदर उसे लीमू के खाने के तरीके से घिन आ रही है। लीमू मुंह भरकर खाना खाते हुए कुछ बड़बड़ाता है और शाओलिन बिना बुलाए ही वहां बैठ जाती है। वो बहुत ही नज़ाकत के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और खुद को लीमू की अच्छी दोस्त बताती है। वो ऐसे पेश आती है जैसे वो किसी ऊंचे घराने की लेडी हो। वहीं जांग यूया बड़ी सादगी से कहती है कि वो उसकी लैंडलॉर्ड है, हालांकि उसे अचानक याद आता है कि अब लीमू उसका किराएदार नहीं रहा। शाओलिन एक झूठी हैरानी के साथ पूछती है कि ये दोनों साथ कब से हैं। तभी लीमू गलती से या शायद जानबूझकर चिकन सूप का एक कुल्ला सीधा शाओलिन के चेहरे पर छोड़ देता है। शाओलिन चीख उठती है और उसे बदतमीज कहती है, लेकिन तभी तभी जांग यूया बीच में आती है और एक खुरदरे पेपर नैपकिन से उसका चेहरा इतनी जोर से रगड़ती है कि सूप के साथ साथ शाओलिन का सारा महंगा मेकअप भी उतर जाता है। अपना असली चेहरा सामने आता देख शाओलिन दहशत में आ जाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भाग निकलती है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे बिना मेकअप के ना देख ले। उधर लीमू बड़े आराम से सूप का एक और घूंट भरता है और भी डम्पलिंग्स ऑर्डर कर देता है। 5 मिनट बाद ग्रैनी वांग ताज़ा सूप लेकर आती हैं और जांग यूया मुस्कुराते हुए लीमू को धीरे खाने के लिए कहती है। लीमू कहता है कि अभी तो कोई खाने के लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। फिर वो ग्रैनी वांग की तरफ मुड़ता है और 1000 पाउंड्स डम्पलिंग्स का एक अजीबोगरीब ऑर्डर दे देता है। ग्रैनी वांग जो पास की टेबल पर दलिया खा रही हैं साफ मना कर देती हैं। जांग यूया उसे याद दिलाती है कि वो बेचारी 90 साल की हैं। लीमू उस बुजुर्ग महिला को बड़े सम्मान से देखता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इस उम्र में भी वो दुकान चला रही हैं। वो उन्हें सलाह देता है कि कुछ समय के लिए दुकान बंद कर दें और वादा करता है कि वो उनके बनाए हर एक डंपलिंग को खरीद लेगा। ग्रैनी वांग उससे इसकी वजह पूछती हैं तो उसका जवाब साफ होता है, मुझे डर है कि बाद में मुझे ऐसा खाना नहीं मिलेगा। जांग यूया को उसकी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन लीमू उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो आगे समझाता है कि वो खाना और सर्दियों का सामान इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि वो अपने घर को ठंड के खिलाफ एक अभेद्य फोर्ट्रेस में बदलना चाहता है। वो एक ऐसे घर की बात करता है जो अंदर से बहुत गर्म होगा और जहां बाहर से कोई अंदर नहीं घुस पाएगा। ग्रैनी वांग चुपचाप अपना बोल नीचे रखती है और उसकी बातें सुनती है। लीमू बिल चुकाता है और बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाता है। जांग यूया को अपने किराएदार का ये पागलों वाला व्यवहार थोड़ा परेशान करने लगता है, लेकिन तभी ग्रैनी वांग बोलती है,
और उसे भी सलाह देती हैं कि उसे भी अपना घर रेनोवेट करना चाहिए और सामान जमा कर लेना चाहिए। वो कहती हैं कि उसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता वो सच कह रहा हो। इसी बीच दुनिया के अंत का काउंटडाउन अब 28 दिनों पर आ पहुंचा है। वापसी के चौथे दिन की सुबह वो तपती धूप का आनंद ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये गर्मी अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि जांग यू या ने बाकी किराएदारों का मामला सुलझा लिया है। जैसे जैसे लोग घर खाली कर रहे हैं, लीमू को एहसास होता है कि अब उसके फोर्ट्रेस का काम शुरू हो सकता है। बिल्डिंग खाली होते ही वो जांग यू या के इस एहसान को याद रखता है और अपने जीपीएस के सहारे एक गुमनाम सी बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ली ये जो उससे पूछती है कि वो उनकी क्या मदद कर सकती है, और लीमू उसे समझाता है कि उसे अपने घर का रेनोवेशन करवाना है और हाई एंड प्रोटेक्टिव सप्लाईज खरीदनी है। उसे सीरियस सिक्योरिटी के एक वेटिंग रूम में ले जाया जाता है। ये एक ऐसी ग्लोबल फर्म है जो बड़े बड़े नेताओं और अरबपतियों के लिए काम करती है। आम लोगों को तो इसके वजूद का पता भी नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि मा चोंग ने अपना डूम्सडे फोर्ट्रेस इसी कंपनी से बनवाया था। जल्द ही वहां एक बिजनेस मैनेजर आता है जो एक महंगे सूट में किसी हाई क्लास एनफोर्सर जैसा दिख रहा है। वो अपना परिचय सेफ हाउस डिवीजन के मैनेजर जीन बियाओ के रूप में देता है। लीमू सीधा मुद्दे पर आता है और उसे सबसे बेहतरीन इंसुलेशन और डिफेंस चाहिए। जीन बियाओ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इंसुलेशन तो आसान है, लेकिन डिफेंस के मामले में वो हमेशा सबसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो एक टैबलेट निकालता है और उसे लूनर अलॉय दिखाता है, जो चांद से लाए गए टाइटेनियम से बना है। एक वीडियो में दिखाया जाता है कि उस अलॉय के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पर है, जबकि बाहर उसे 700 डिग्री की आग से आधे घंटे तक तपाया जा रहा है, फिर भी तापमान स्थिर रहता है। लीमू ये देखकर दंग रह जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है। जब वो इसकी कमी पूछता है तो जीन बियाओ मुस्कुराकर कहता है कि बस इसकी कीमत ही इसकी इकलौती कमी है। लीमू उसकी मजबूती के बारे में पूछता है तो जान बियाओ बेबाकी से जवाब देता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन बाकी हर हमले को झेल लेगा। वो एक टेस्ट वीडियो दिखाता है जहां पिस्टल्स, राइफल्स, ग्रेनेड्स और यहां तक कि स्नाइपर की गोलियां भी एक 20 सेंटीमीटर की एलॉय प्लेट पर बरसाई जा रही हैं। प्लेट बुरी तरह पिचक जाती है, लेकिन उसे कोई पार नहीं कर पाता। लीमू फौरन उस अलॉय को चुनने का फैसला करता है, लेकिन जब वो कहता है कि उसे 120 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करना है, तो जॉन बियाओ की चाय उसके गले में अटक जाती है। ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर का सेफ रूम बनवाते हैं। ऐसे में लीमू की डिमांड उसे पागलपन लगती है। जीन बियाओ बताता है कि उनके पास इतना लूनर एलॉय स्टॉक में नहीं है, इसलिए लीमू तय करता है कि बेडरूम में एलॉय लगाया जाए और बाकी घर में टॉप टियर इंसुलेशन और मोटी स्टील का इस्तेमाल हो। आखिर 100 डिग्री का तापमान रोकने के लिए ये काफ़ी है। पैसे और पावरफुल एयर कंडीशनिंग के साथ आने वाली बर्फीली दुनिया अब उतनी बेबस नहीं लग रही थी। फिर वो प्रोटेक्टिव गियर के बारे में पूछता है। जीन बियाओ उसे अपनी कंपनी के खास सूट्स दिखाता है जो भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड झेल सकते हैं। लीमू लिस्ट में मौजूद लगभग हर चीज़ खरीद लेता है, यहाँ तक कि वो कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा लेता है जिनकी ज़रूरत शायद ही कभी पड़े। जीन बियाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों करोड़ के मालिक देखे हैं, लेकिन कोई भी इतना बेहिसाब खर्च नहीं करता। जब लीमू पूछता है कि काम कब शुरू होगा, तो जीन बियाओ वादा करता है कि साइट सर्वे के बाद 2 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। उनका मॉड्यूलर डिज़ाइन इतना तेज़ है कि ज़्यादातर हिस्से पहले से ही तैयार मिलते हैं, बस उन्हें इंस्टॉल करना बाकी है। जीन बियाओ गारंटी देता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे लीमू को काफ़ी राहत मिलती है। लीमू जोर देते हुए कहता है कि काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। जीन बियाओ उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें 1 महीना भी नहीं लगेगा और फिर वो टोटल हिसाब लगाता है 188 मिलियन 2,56,000 युआन। अंदर ही अंदर लीमू को एहसास होता है कि उसके पास अभी डिपॉजिट तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि प्राइस काफ़ी फेयर है। जिन बियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर ध्यान देते हैं। लीमू को हंसी आती है कि एक मोनोपोली चलाने वाला वैल्यू फॉर मनी की बातें कर रहा है, लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रखता है। उसे पता है कि डिपॉजिट के लिए उसे जल्दी ही कैश का इंतजाम करना होगा। वो जिन बियाओ से कहता है कि वो अभी कुछ हिस्सा पे करेगा और बाकी का पेमेंट काम पूरा होने के बाद महीने के आखिर में देगा। जिन बियाओ मान जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फिर लीमू बातों को घुमाते हुए पूछता है कि क्या इतनी बड़ी परचेज के साथ कोई फ्री गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। जिन बियाओ अच्छे मूड में है और इतने बड़े ऑर्डर से इंप्रेस होकर कुछ एक्स्ट्रास देने के लिए तैयार हो जाता है। लीमू उसे अपने लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस का पता दे देता है और सारा सामान सीधे वहीं डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। सीरियस सिक्योरिटी से निकलने के बाद वो सीधा वेयरहाउस पहुंचता है जो पहले से ही सामान से भरा हुआ है, खासकर सिक्योरिटी फर्म के प्रोटेक्टिव गियर से। वो दरवाजे लॉक करता है और सारे कैमरास बंद कर देता है।
फिर बस एक हाथ के इशारे से एक वाइट लाइट उन चीज़ों को ढक लेती है और सब कुछ पल भर में उसके स्पेस के अंदर चला जाता है। अपनी एबिलिटी पर उसकी मास्टरी अब बहुत ज़बरदस्त हो गई है। वो जानता है कि उसे जल्द ही वेपन्स के लिए देश से बाहर जाना होगा। उसके पास सालों का राशन तो है, लेकिन ज़्यादा होना हमेशा बेहतर होता है। आखिर भविष्य का क्या भरोसा? वो रुककर उस विशाल लॉजिस्टिक्स हब को देखता है, जहां दिन भर ट्रक्स और कार्गो की हलचल रहती है। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही साहसी, शायद पागलपन भरा आइडिया आता है। क्या होगा अगर वो इस पूरे लॉजिस्टिक्स हब को ही अपने स्पेस में समेट ले? ये सोच उसे थोड़ा चौंकाती है, लेकिन लालच किसी पुरानी खुजली की तरह उसे परेशान कर रहा है। एक पूरे लॉजिस्टिक्स सेंटर का मालिक होने का मतलब है कि वो एमओ सिटी में चैन की नींद सो पाएगा। ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, जिसमें 80 बिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट लगा है, और ये ईस्टर्न वाक्शा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नोड है। रोजाना यहाँ से हजारों टन सामान गुजरता है। ये संसाधनों का वो पहाड़ है जो एक छोटी आर्मी तक को पाल सकता है। उसे याद आता है कि जल्द ही एक छोटा भूकंप शहर में दहशत फैला देगा। अगर उसने सही समय चुना, तो वो उस अफरा तफरी के बीच सारा सामान गायब करके बिना किसी सुराग के भाग सकता है। एक बार 2 दिन बाद ग्लोबल फ्रीज शुरू हो गया, तो किसी गायब वेयरहाउस की जांच करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो इस खतरनाक प्लान के नफे नुकसान तौलते हुए इधर उधर टहलने लगता है। जैसे ही लीमो सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचता है, एक गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आता है। मौका देखते हुए लीमो सोचता है कि इस आदमी से जानकारी निकाली जा सकती है, और वो उसे एक सिगरेट ऑफर करता है। गार्ड, जिसका नाम मा यू टियान है, सिगरेट को देखता है। वो 20 साल से भारी स्मोकर रहा है। उसने यह ब्रांड पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही प्योर और स्मूथ है। लीमू बस ऐसे ही कह देता है कि इसका नाम फुचुन माउंटेन है और उसे तंबाकू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हालांकि इस एक पैक की कीमत 20,000 युआन है, जिसे सुनकर मायू टियान वहीं जम जाता है। पता चलता है कि ये देश की सबसे महंगी सिगरेट है। मायू टियान को अफसोस होता है कि उसे पहले क्यों नहीं पता चला। उसे लगता है जैसे उसने एक बहुत कीमती का यूं बर्बाद कर दिया। लीमू मुस्कुराते हुए बाकी का पैक उसे दे देता है और कहता है कि अगर वो लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में कुछ डिटेल्स बताएगा, तो ये उसका हुआ। मायूटियान खुशी से झूम उठता है और कहता है कि इस गेट के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। वो लीमू को अपनी पेट्रोल कार में बिठाता है और इम्पोर्टेड सी फूड के कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा करता है। ब्लूफिन टूना का नाम सुनकर लीमू अपना थूक गटकता है। फिर वे फार्मास्यूटिकल जोन की ओर बढ़ते हैं, जहां वेयर हाउसेस दवाओं से भरे पड़े हैं। ये पार्क वाकई में हर चीज से लैस है। यहाँ टेक्सटाइल से लेकर इंपोर्टेड स्नैक्स और ग्रेन एक्सपोर्ट्स तक के अलग अलग सेक्शंस हैं। ये जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के मुकाबले लोकल होलसेल मार्केट तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ से रोजाना अरबों का माल गुजरता है, जो पूरे ईस्टर्न हुएक्शिया की ज़रूरतों को पूरा करता है। लीमू एक सिगरेट जलाता है और अपनी धड़कनों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है। वो ओल्ड माँ से कहता है कि उसकी इस डिटेल वाली जानकारी की वजह से अब उसे यहाँ सामान रखने में डर नहीं लगेगा। मयूतियान चापलूसी भरी मुस्कान देता है और धीरे से कहता है कि बॉस को जब भी पार्क में कुछ काम हो, बस उसे हुक्म दे। ये वफादारी दिखाने और लीमू के सर्कल में शामिल होने की एक साफ कोशिश थी। लीमू बस मुस्कुरा देता है। उसे पता है कि उसके प्लान्स एक मामूली गार्ड की समझ से बहुत बाहर और ख़तरनाक है। अगली सुबह होटल में रात गुजारने के बाद लीमू नाश्ते के लिए अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौटता है। एलिवेटर के पास उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी वांगचन से होती है। वांगचन, जो अपनी इंश्योरेंस की जॉब के लिए सूट पहने हुए एक बिजनेस कार्ड थमाता है। उसकी मुस्कान के पीछे साफ जलन देखी जा सकती है। वो तंज कसते हुए कहता है कि लीमू की हैसियत अब बदल गई है, तो शायद उसे अब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। लीमू कार्ड लेता है और एलिवेटर के दरवाजे बंद होते ही यूनिट 902 की तरफ बढ़ जाता है। वो युआन से नाश्ता तैयार करने को कहता है। वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। उसने कल के मुकाबले अब अपने नए रोल को काफ़ी अच्छे से अपना लिया है। हालांकि लीमू को कोई फिजिकल प्लेजर नहीं चाहिए, लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट से मिलने वाला मानसिक सुकून उसे काफ़ी पसंद आता है। उधर शाओलिन की हताशा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे अपने 30 मिलियन युआन हाथ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। वो सोचती है कि क्या उसने लीमू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तभी उसका बैकअप प्रेमी जॉ शोंग उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। शाओलिन चिढ़कर उसका इनविटेशन ठुकरा देती है, क्योंकि अब उसके हिसाब से सिर्फ प्रीमियम हैंड ब्रूड कॉफ़ी ही उसकी अमीर लाइफस्टाइल को शोभा देती है। वो तय करती है कि उसे लीमू को वापस पाना ही होगा। वो झटपट एक प्लान बनाती है ताकि लीमू को दिखा सके कि वो कितनी पॉपुलर है और उसके मन में उसे खोने का डर पैदा कर सके। वो जाओ शोंग को मैसेज करती है और उसे एक साइड कैफे पर मिलने के लिए बुलाती है। मैसेज मिलते ही जाओ शोंग खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़ता है। उसे लगता है कि आखिर उसकी गॉडेस ने उसे बुला ही लिया।
इसी बीच वो बड़ी बोरियत का नाटक करते हुए ली मू की प्रोफाइल चेक करती है। वो उसे हैंड ब्रूड कॉफ़ी पीने के लिए बुलाती है, लेकिन ली मू बड़ी रूखेपन से मना कर देता है। वो हार नहीं मानती और वादा करती है कि अगर वो आया तो उसे एक सरप्राइज देगी। वो बिल्कुल एक हताश बैकअप की तरह पेश आ रही थी। ये देखने के लिए कि वो अब क्या चाल चल रही है, ली मू वहां पहुंचता है और देखता है कि जाओ शोंग किस तरह शाओलिन के आगे पीछे घूम रहा है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे आदमी के जरिए ली मू को जलाना चाहती है। अब ली मू बड़ी आसानी से शाओलिन की इन चालों को भांप सकता है। जैसा कि कहते हैं, देखने वाले को खेल ज़्यादा साफ समझ आता है। उसे देखते ही शाओलिन हाथ हिलाती है। वो पूछती है कि वो क्या लेगा, अमेरिकानो या लाटे, और वो बड़ी बेरुखी से जवाब देता है। जाओ शोंग को ये बातचीत बड़ी जानी पहचानी लगती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने भी उससे यही सवाल पूछा था। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। लीमू बड़े बेफिक्र अंदाज में वहां बैठ जाता है, जो उस जगह के हिसाब से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो जाओ शोंग को बड़ी रूखेपन से कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है। लीमू को याद आता है कि जब ग्रेट फ्रीज आया था तो जाओ शोंग मरने वाले शुरुआती लोगों में से एक था। वो सियालिन को मीठा बनते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये औरत कितनी जहरीली है। जाओ शुआंग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि लीमू आजकल काम नहीं कर रहा है और किसी भी लड़की को बिना करियर वाला मर्द पसंद नहीं आता। लीमू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना कहता है कि काफ़ी लड़कियां उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। शालिन की आंखों में एक चमक है। उसके सामने जो आदमी बैठा है उसका ऑरा बिल्कुल अलग है। उससे एक अजीब सा आकर्षण झलक रहा है। हालांकि जाओ शुआंग इसे सिर्फ एक दिखावा मानकर टाल देता है। लीमू उसकी हर बात समझ रहा है और वो सीधे मुद्दे पर आता है और पिस्टल्स के बारे में पूछता है। लू हुआ एक ब्रीफ केस खोलता है जिसमें 3 M9 पिस्टल्स रखी हैं। M9 में 9mm राउंड्स इस्तेमाल होते हैं और 50 मीटर के दायरे में इससे बचना नामुमकिन है। जिसे गन्स के बारे में कुछ न पता हो, वो भी उस ठंडे लोहे की चमक देखकर डर जाए। ली मू को एहसास होता है कि इंसान का शरीर ऐसी मशीनों के आगे कितना बेबस है। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लुहुआ मुस्कुराते हुए डिस्काउंट के साथ $1,50,000 की कीमत बताता है। ली मू का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि पेमेंट पहले ही हो चुका है। 3 पिस्टल्स के लिए $1,50,000। वो सोचता है कि क्या डॉलर की कीमत इतनी गिर गई है या फिर जिन ब्याओ या ये नया डीलर उसे लूट रहे हैं। वो फौरन जिन ब्याओ के धोखेबाजी वाले ख्याल को निकाल देता है, क्योंकि उसने उसे बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। लू हुआ अंदर ही अंदर लीमू का चेहरा देखकर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि करेंसी तो ठीक है, बस गन्स की कीमत $50 से बढ़कर $50,000 हो गई है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल जायज़ है ना? लीमू सीधा खड़ा होता है और उसे ठंडी नज़रों से घूरता है। वो पूछता है कि क्या जिन बियाओ को पता है कि वो लोग इस तरह काम कर रहे हैं? लुहुआ जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाता है कि जो इंसान म्यांमार में सुरक्षित बैठा हो, उसे किसी और की परवाह क्यों करनी चाहिए। लुहुआ के लिए पैसा कमाना और सिर्फ अपने लिए जीना ही असली रास्ता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस बेखौफ बॉर्डर इलाके की यही कड़वी सच्चाई है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव है। लीमू एक ठंडी हंसी हंसता है और कहता है कि चूंकि वे खुद चलकर उसके दरवाजे पर आए हैं, तो अब उसे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लू हुआ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। जैसे ही मैनेजर हंसी के मारे टेबल पटकता है, लीमू बस अपना दायां हाथ उठाता है और चुटकी बजाता है। एक सफेद रोशनी लू हुआ को पूरी तरह घेर लेती है और हंसी अचानक रुकते ही एक बहुत ही डरावना नजारा सामने आता है। वो आदमी पलक झपकते ही सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लीमू माथे पर बल देते हुए समझ जाता है कि इतने बड़े जानदार इंसान पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने में उसकी काफ़ी एनर्जी खर्च हो रही है। तभी एक हेंचमैन वहां आता है, जो मैनेजर के अचानक गायब होने से काफ़ी उलझन में है। लीमू अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करने में बिजी है और इस रुकावट से थोड़ा चिढ़कर उसे ड्राई अंदाज में कहता है कि वो जाकर रेस्ट रूम चेक करे। वो हेंचमैन जैसे इस बात को समझने की कोशिश करता है, एक सफ़ेद रोशनी उसे भी ढक लेती है। लीमू अपनी एबिलिटी का एक बार फिर इस्तेमाल करके उस आदमी को अपनी पर्सनल डायमेंशन में खींच लेता है। वो एक ठंडी सांस लेकर सोचता है कि अपनी ताकत पूरी तरह खत्म होने से पहले वो शायद बस 5 जिंदा इंसानों को ही वहां रख पाएगा। सच कहूं तो एक झटके में 10,000 दुश्मनों का सफाया करने का उसका सपना फिलहाल अधूरा ही रहेगा। तभी बाकी गार्ड्स को अपने साथियों के गायब होने का एहसास होता है और वो अपने वेपन्स लेकर अंदर घुस आते हैं। उस बेवकूफ़ फॉरेनर को कोसते हुए लीमू चौंक जाता है। उसे पता है कि ये गहरी सोच में डूबने का वक्त नहीं है। हताशा के उस पल में वो अपने पूरे शरीर पर सफ़ेद रोशनी की एक परत चढ़ा लेता है। जब दुश्मन का हमला उस पर होता है तो कोई आवाज़ नहीं होती। हमलावर का आधा वेपन बस गायब हो जाता है और लीमू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसने गलती से अपनी पावर का एक नया इस्तेमाल ढूंढ लिया है, एब्सोल्यूट डिफेंस। थियोरेटिकली
जब तक ये रोशनी उसे कवर कर रही है, उस पर किसी भी फिजिकल अटैक का असर नहीं होगा। घबराया हुआ गार्ड अपना स्टील पाइप गायब होते देखता है और पीछे हट जाता है। तभी वो पाइप अचानक वॉइड से बाहर निकल आता है। वो गार्ड चीखते हुए कहता है कि लीमू एक डीमन है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। भले ही वो सबको स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन वो अभी भी इनविंसिबल है। वो ब्रीफ केस से एक M9 पिस्टल निकालता है और बड़े आराम से ट्रिगर दबा देता है। गार्ड्स रहम की भीख मांगते हैं और सरेंडर करने की पेशकश करते हैं, लेकिन कमरे में एक जोरदार धमाका गूंजता है। एक आदमी के गिरते ही लीमू का एड्रेनलिन बढ़ जाता है और वो उनके कॉम्पाउंड का पता पूछने लगता है। वो तब तक सच उगलवाने के लिए दबाव डालता है जब तक उसे वो कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाते जिसकी उसे ज़रूरत है। वो एक ब्लैक मार्केट टैक्सी रोकता है और डेस्टिनेशन बताता है। ड्राइवर, जिसका नाम हल्क है, अपने सोने के दांत दिखाकर मुस्कुराता है और इस रहमदिल जेंटलमैन का नॉर्दर्न म्यांमार में स्वागत करता है। लीमू तुरंत अपनी पिस्टल ड्राइवर के सिर पर रख देता है और उसे एक शब्द भी न बोलने की चुनौती देता है। डरा हुआ ड्राइवर अपनी लोकल भाषा में फौरन माफ़ी मांगता है और गाड़ी कंपाउंड की तरफ तेज कर देता है। ड्राइवर उसे औरतों की बातों से बहलाने की कोशिश करता है और पागलों की तरह गाड़ी चलाकर एक पुराने इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचता है। वो कांपती आवाज़ में उनके पहुंचने का ऐलान करता है। लीमो अपनी एंट्रेंस की तैयारी करता है और ड्राइवर को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। वो खुद को प्रोटेक्टिव वाइट लाइट से कवर करता है और बंदूक लुढ़ करता है। तभी एक गार्ड उस पर चाइनीज एक्सेंट में चिल्लाता है। लीमो जवाब में एक ही गोली चलाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर कंपाउंड के बाकी गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे मांग करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपना वेपन छोड़ दे। वो बस मुस्कुराता है और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मैगजीन बदलता है। कुछ ही सेकंड्स बाद गार्ड्स वहां से ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे उन्होंने साक्षात शैतान देख लिया हो। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं कि कोई डीमन उनका शिकार कर रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ बुलेटिन आती है। नॉर्दर्न म्यांमार के एक इंडस्ट्रियल पार्क पर अचानक एक भयानक हमला हुआ है। वहां जो मंजर पीछे छूटा था वो किसी त्रासदी से कम में था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने वो कर दिखाया जिसका सपना कई लोग देखते हैं, जिससे नेटिजन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद किसी एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने आखिरकार दखल दिया है। फुटेज देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे कंपाउंड से कोई फौज गुजरी हो। दूसरी तरफ लीमू एक 5 स्टार प्रेसिडेंशियल स्वीट में आराम कर रहा है। अपना फोन स्क्रॉल करते हुए वो चालाकी से ऑनलाइन नैरेटिव को गाइड कर रहा है। वो एक कमेंट देखता है जिसमें उसे लेजेंड कहा गया है और उसे अपना बाप बनाने की बात हो रही है। जल्द ही कमेंट सेक्शन ऐसे ही नारों से भर जाता है। लीमू इतना जोर से हंसता है कि वो बिस्तर पर उछलने लगता है। सच कहूं तो अजनबियों को दूर से अपनी पूजा करते देखना उसके ईगो को काफी बूस्ट दे रहा है। इन नेटिजन्स को अंदाजा भी नहीं है कि जिस ग्रेट किंग की वो तारीफ कर रहे हैं वो उन्हीं के बीच है और उन्हें और तारीफ करने के लिए उकसा रहा है। तभी उसका फोन बजता है। ये जीन ब्याओ है जो उसे बताता है कि सेफ हाउस रहने के लिए तैयार है। लीमू झटके से बिस्तर से उठता है। काम की रफ्तार देखकर वो हैरान है। लगता है टियानलैंग हार्ट सिक्योरिटी की टीम अपनी एफिशिएंसी पर वाकई गर्व करती है। वो फॉरेन इंस्पेक्शन के लिए लौटने का वादा करता है। आखिर ये सेफ हाउस ही तो उसके सर्वाइवल प्लान की बुनियाद है। वो फौरन टियानहे डिस्ट्रिक्ट के यूनिट 901 पहुंचता है, जहां बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है। जीन ब्याओ सूट में सज धज कर समझाता है कि उन्होंने इंटरनल असेंबली के लिए मॉड्यूलर डिजाइन का इस्तेमाल किया है, पर लीमू को इस ज़बानी टूर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिना एक शब्द कहे वो अपनी पिस्टल निकालता है और उसका निशान सीधे दीवार की तरफ कर देता है। जीन ब्याओ दहशत में आ जाता है। उसने आज तक इतना अनस्टेबल क्लाइंट नहीं देखा था। एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं। गोलियां दीवार से टकराती हैं, लेकिन वहां एक सफेद खरोंच तक नहीं आती। लीमू संतुष्टि से सिर हिलाता है और नोट करता है कि डिफेंस उम्मीद के मुताबिक है। जीन ब्याओ खुद को संभालते हुए उसे सख्ती से याद दिलाता है कि फायरआर्म रखना कानूनन जुर्म है। लीमू मुस्कुराते हुए बंदूक अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है और पूछता है, तुम किस बंदूक की बात कर रहे हो? क्या वो बस बादलों के गरजने की आवाज़ नहीं थी? फिर वो साउंड प्रूफिंग के बारे में पूछता है। जीन ब्याओ उसे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यह आदमी पूरी तरह सनकी है, पर वो कंफर्म करता है कि कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है। लीमू मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अब वो किसी की भी दखलंदाजी के बिना घर पर अपने वेपन्स की प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद वो थर्मल इंसुलेशन टेस्ट करता है। यहाँ तक कि -196 डिग्री वाली लिक्विड नाइट्रोजन भी इन दीवारों को पार नहीं कर पाती। आखिर में वो इंडिपेंडेंट मास्टर बेडरूम पहुंचते हैं। ये पूरा 20 स्क्वायर मीटर का इलाका लूनर ग्रेड मेटल से बना है, जिसमें आधे से ज्यादा बजट खर्च हो गया। सब कुछ ठीक पाकर जिम्ब्याओ सिग्नेचर के लिए आखिरी कागजात सामने रखता है। जैसे ही साइन होते हैं, जिम्ब्याओ वहां से बहुत तेजी में निकलता है। उसे डर है कि कहीं लीमू कोई और ड्रामा ना कर दे।
अपनी गाड़ी में सुरक्षित पहुंचने के बाद भी वो सुरक्षा एक्सपर्ट अपने मन से दहशत को निकाल नहीं पा रहा। उसे याद आता है कि गोलियां चलाते वक्त लीमू की आंखें कितनी शांत थीं। वो एक ऐसे आदमी की आंखें थीं जिसने खून देखा हो। उसे लीमू की हालिया नॉर्दर्न म्यांमार वाली ट्रिप याद आती है और वो सोचता है कि कहीं उस कत्लेआम के पीछे इसी का हाथ तो नहीं था। जिनब्याओ अपना सिर झटककर इस ख्याल को नामुमकिन मानकर निकाल देता है। भला एक आदमी अकेले पूरे कंपाउंड को कैसे खत्म कर सकता है। उसके जाने के बाद लीमू उसे जाते हुए देखता है और अपने किले में वापस लौट आता है। जैसे जैसे अपोकलिप्स नजदीक आ रहा है, लीमू खुद को और भी लापरवाह होता हुआ पाता है। जब अंत आ ही जाएगा तो भला उसे कौन रोक पाएगा। वो अपनी डायमेंशन से फर्नीचर निकालकर घर सेट करने लगता है। वो देर रात तक काम करता है। उसे पता है कि तबाही आने में अब बस 3 दिन बचे हैं। उसकी तैयारी लगभग पूरी है। बस एक आखिरी बड़ी लॉजिस्टिक्स की खेप बाकी है। वो कसम खाता है कि एक बार ये काम हो गया तो वो इस सेफ हाउस से कभी बाहर नहीं निकलेगा और अपनी नॉर्मल जिंदगी के आखिरी लम्हों का लुत्फ उठाएगा। वो तपती रात के नीचे अपने पड़ोस में एक शांत सैर पर निकलने का फैसला करता है। रात के सन्नाटे में हाई हील्स की आवाज गूंजती है। दूर से ही शाओलिन से आने वाली शराब और सिगरेट की बदबू महसूस की जा सकती है, जो शायद अभी किसी सोशल गैदरिंग से लौटी है। वो अंधेरे में एक साये को देखकर डर जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो ली मू है तो उसकी घबराहट खुशी में बदल जाती है। वो जिक्र करती है कि वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही है और उसकी हालिया ट्रिप से उसे काफ़ी जलन हो रही है। वो उसके करीब आती है। साफ तौर पर वो थोड़ा प्यार और अपनापन चाहती है। ली मू एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है और मजबूती से उसका कंधा पकड़ लेता है, जिसे वो एक अच्छा इशारा मान लेती है। शाओलिन बड़ी उम्मीद और खुशी से उसे देखती है। शायद वो एक अमीर सोशलाइट बनने के अपने भविष्य के सपने बुन रही है। तभी लीमू उससे बड़ी संजीदगी से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। वो बिना एक पल गंवाए हाँ कर देती है। वो उससे कहता है कि अब से वो जिंदगी की हर खुशी और हर बोझ साथ बांटेंगे। और फिर वो एक खास कागज निकालता है, एक $12 मिलियन का आयो। ये वही कर्ज है जो उसने 1 महीने पहले लियो दाहो से लिया था। वो समझाता है कि इस महीने का ब्याज ही 2.4 मिलियन है और क्योंकि उसके पास कैश की कमी है, उसे ये चुकाने के लिए उसकी मदद चाहिए होगी। वो मानता है कि उसे जुए की लत है और उसने सब कुछ हार दिया है। कागज पढ़ते ही शाओलिन की मुस्कान गायब हो जाती है। वो उसे मजाक बंद करने को कहती है। वो बड़ी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखता है और फिर पूछता है कि क्या वो इन मुश्किलों का सामना साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है। ये लू दाहू का कॉल है जो अपने पैसे मांग रहा है। लू दाहू की आवाज स्पीकर से गूंजती है, जो छोटे भाई ली को याद दिलाता है कि महीना पूरा हो गया है और क्या ब्याज तैयार है। लीमू शांति से जवाब देता है कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। शाओलिन महासुन में खड़ी है, कर्ज की सच्चाई जानकर उसका सिर चकरा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई $12 मिलियन जुए में उड़ा दिए और अब वो उसे पैसे भरने को कह रहा है। लीमू पूरी तरह शांत है, जबकि शाओलिन को अपने कंधे पर उसके हाथ का वजन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच तो यह है कि उसके रोमांस के सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। वो झूठी फिक्र दिखाते हुए उसकी पीठ थपथपाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मन ही मन वो लू दाहू को इस सही वक्त पर मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। शाओलिन उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है कि उसे उससे घिन आती है। लीमू बस मजाक में अफसोस जताते हुए अपने होंठ सिकोड़ता है और कहता है कि उसने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दिया था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी। अब 8 अक्टूबर 2023 की तारीख है। दुनिया के खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। नेशनल स्पेस एजेंसी ने अभी ऐलान किया है कि एक कॉमेट पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। कैलकुलेशंस के मुताबिक ये कॉमेट 2 दिनों में इस नीले ग्रह के सबसे करीब होगा और फिर दूर निकल जाएगा। आम जनता के लिए ये एक मामूली खगोलीय घटना जैसी है। स्पेस एजेंसी इस कॉमेट की तस्वीरें जारी करती है और इंटरनेट इसकी खूबसूरत नीली चमक का दीवाना हो जाता है। कुछ नेटिजन्स तो इस पर रहने की मजेदार बातें भी करते हैं। लोग मीटियोर शावर देखने के लिए ग्रुप्स बनाने लगते हैं और इस कॉमेट को बस एक रूटीन इवेंट मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बातें काफी हल्की फुल्की चल रही हैं, लेकिन लीमू जानता है कि उसे इस जश्न में शामिल नहीं होना है। न्यूज़ देखते हुए उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे वो वापस उसी -90 BGRE वाली ठंड में पहुंच गया हो। वैज्ञानिक तौर पर कॉमेट को बस पास से गुजर जाना चाहिए, लेकिन उसे सच पता है उसकी पिछली जिंदगी में एक अनहोनी हुई थी। उस कॉमेट को पृथ्वी की ग्रेविटी ने पकड़ लिया था और वो एक सैटेलाइट बनकर जानलेवा ठंड फैलाने लगा था। आज लॉजिस्टिक्स जुटाने का उसका आखिरी दिन है। उसका प्लान है कि वो लॉजिस्टिक्स सेंटर को पूरी तरह खाली कर दे और फिर हमेशा के लिए अपने किले में चला जाए। उसे याद आता है कि आज रात जीना सिटी में भूकंप आएगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी।
सही वक्त पर लीमू एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, मास्क और ग्लव्स पहनकर अपनी पहचान छिपाता है और शिंपू लॉजिस्टिक्स सेंटर पहुंचकर भूकंप का इंतजार करने लगता है। रास्ते में वो किसी भी कैमरा के सामने आने से बचता है। उसे हमेशा के लिए छिपने की जरूरत नहीं है, बस अगले 2 दिन तक अगर उसे कोई ढूंढ न पाए तो उसका काम हो जाएगा। उसके बाद जैसी दुनिया हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी और हर कोई किसी केस की जांच करने के बजाय जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा होगा। तभी जमीन से एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है। भूकंप शुरू हो चुका है। लोग दहशत में जाग जाते हैं और जो जिस हाल में है वैसे ही मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी है और लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। जमीन हिलने से उसका शरीर डगमगाता है, लेकिन कपड़े बदलते वक्त वो पूरी तरह शांत है। लॉजिस्टिक्स सेंटर अब लगभग खाली है, बस कुछ गार्ड्स और वेयरहाउस मैनेजर्स ही वहां से भाग रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, लीमू अपना मास्क पहनता है और भीड़ के खिलाफ जाते हुए पार्क में घुस जाता है। वो दहशत बढ़ाने के लिए बीच बीच में चिल्लाता है कि सब और तेज भागें। वो उन्हें चेतावनी देता है कि एक और बड़ा भूकंप आने वाला है और वेयरहाउसेस गिर जाएंगे। उसे सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में देखकर वर्कर्स उस पर शक नहीं करते और एग्जिट की तरफ भागते हैं। तुरंत सामान उठाने के बजाय वो पहले सर्वेलेंस बंद करने के लिए सिक्योरिटी बिल्डिंग जाता है। फिर वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर एक प्री रिकॉर्डेड इमरजेंसी अनाउंसमेंट बजा देता है। उस रिकॉर्डिंग में एक और बड़े भूकंप की चेतावनी दी गई है और सभी को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया गया है। बस एक आवाज के दम पर उसने पूरी फैसिलिटी खाली करवा दी। वो नीचे आता है और उस खाली लॉजिस्टिक्स सेंटर को देखता है। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। अब ये सब उसका है। वो पास खड़ी एक पेट्रोल कार में कूदता है और गैस पर पैर रख देता है। वो पास वाले वेयरहाउस की तरफ भागता है, ये देखे बिना कि उसके अंदर क्या है। वो चीज काम की हो या ना हो, उसे अब सब कुछ चाहिए। वो गाड़ी रोकता है, अंदर कदम रखता है और अपना हाथ उठाता है। एक चमकती हुई सफेद रोशनी पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लेती है और पलक झपकते ही वहां मौजूद हर एक आइटम गायब हो जाता है। ली मूव फुर्ती से अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वक्त बहुत कम है। स्टाफ किसी भी पल वापस आ सकता है, इसलिए वो पूरी जान लगाकर बस सामान कलेक्ट करने में जुटा है। इतनी मेहनत की वजह से वो पसीने से लथपथ है, लेकिन इस बड़ी लूट का रोमांच उसे रुकने नहीं दे रहा। वो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी को उसकी आखिरी हद तक पुश करता है। वो अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश में अपनी पूरी मानसिक इच्छा शक्ति लगा देता है ताकि उसकी पावर और बढ़ सके। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग आग की तरह तप रहा है और तभी अचानक उसके भीतर से एक जबरदस्त पावर का सैलाब फूट पड़ता है। अब उसके सामने खड़ा पूरा का पूरा वेयरहाउस अपनी पूरी बिल्डिंग के साथ बस पल भर में ओझल हो जाता है। वो पूरी तरह हैरान और खुश होकर अपने दाएं हाथ को देखता है। उसकी एबिलिटी सच में इवॉल्व हो चुकी है। वो वाइट लाइट अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और तेज है। उसे एहसास होता है कि अब उसे पेट्रोल कार से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, जिससे उसकी एफिशिएंसी अब 10 गुना बढ़ गई है। सच तो यह है कि अब सब कुछ बहुत आसान लगने लगा है। वो अब जहां से भी गुजरता है वहां पीछे कुछ नहीं बचता, यहां तक कि बिल्डिंग्स की नींव का भी नामो निशान मिट जाता है। देखते ही देखते पूरे सेंटर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत का सामान उसका हो चुका है। वो सारा माल अब उसके डायमेंशनल स्पेस में पूरी तरह सुरक्षित है। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है और वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया खत्म होने से पहले उसने वाकई में एक बहुत बड़ा जैकपॉट मार लिया है। आने वाले अपोकलिप्स में अब उसे किसी भी चीज की मोहताजी नहीं रहेगी। हालांकि वो इस जोश में अपना होश नहीं खोता। एक छोटी सी सेलिब्रेशन के बाद वो वहां से निकलने और आखिरी 2 दिनों के लिए कहीं छुप जाने की तैयारी करने लगता है। वो आने वाले वक्त की अपनी आज़ादी के सपने देख ही रहा होता है कि तभी सड़क के किनारे खड़ा एक मिडिल एज्ड आदमी चिल्लाकर उससे लिफ्ट मांगता है और कहता है कि वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही वो आदमी कार के करीब आता है, लीमू के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उस आदमी से शराब की तेज बदबू आ रही है और लीमू उसे तुरंत पहचान लेता है। ये मायूता है, वही गार्ड जिसने उसे इस सेंटर से पहली बार रूबरू करवाया था। लीमो उस आदमी को चुपचाप अंदर आने को कहता है, अपनी आवाज को दबाकर और धीमा रखते हुए। इधर युतियान लड़खड़ाते हुए कार में घुसता है और मामूली भूकंप के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए जाने पर बड़बड़ाने लगता है। गाड़ी चलते ही लीमू का दिमाग तेज दौड़ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, और जब युतियान पूछता है कि वो किस यूनिट से है तो वो बड़ी बेफिक्री से कह देता है कि वो ग्रुप 3 से है। युतियान रुकता है और गौर करता है कि ग्रुप 3 की तो आज ड्यूटी ही नहीं है। जैसे ही वो दोबारा उस आवाज को सुनता है, उसके नशे में धुत चेहरे पर अचानक सब कुछ साफ होने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये लीमू है और वो सवाल करता है कि उसने गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। नशे में होने के बावजूद युतियान का दिमाग इतना तेज है कि वो समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लीमू एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर घुमाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्लान एक ऐसे गार्ड की वजह से खतरे में पड़ जाएगा जो अपनी शिफ्ट में सिर्फ शराब पीता है और काम चोरी करता है।
याओ चियान की आवाज़ अचानक बंद हो जाती है और वो खौफ से उसे घूरने लगता है। तभी ली मुंह उसके पास झुककर फुसफुसाता है कि जो चक्कर उसे आ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो उसे अपनी आंखें बंद करके सोने को कहता है और फिर अपनी ब्लेड निकालकर उस पर तब तक वार करता है जब तक कि खतरा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। पेट्रोल कार अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है और पीछे रह जाती है एक खामोश लाश, जबकि उसके सैंक्चुरी के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। अब तबाही के लिए सब कुछ तैयार है। वो अपने बेडरूम में जाकर एक गहरी और भारी नींद में सो जाता है, इस इरादे के साथ कि जब तक दुनिया पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाती वो अपने इस फोर्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेगा। अगली सुबह कहानी वापस लीमो के इंतकाम के रास्ते पर लौटती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन की घंटी उसे नींद से जगा देती है। ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर जांग सुईफांग ने कुछ समय की खामोशी के बाद फिर से मुश्किलें खड़ी करने का फैसला कर लिया है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। अपनी सारी जमा पूंजी लॉटरी में उड़ाने और अपने ही परिवार से ठुकराए जाने के बाद वो हर चीज़ के लिए लीमो को जिम्मेदार ठहराती है और जानना चाहती है कि उसके रेनोवेशंस के लिए उसे किसने परमिशन दी। उसकी कर्कश और चुभने वाली आवाज़ वॉइस मैसेज से गूंजती है और अब पूरी तरह जाग चुका लीमो तय करता है कि उसके पास अब तमीज़ दिखाने की कोई वजह नहीं बची है। वो उसे दो टूक जवाब देता है, मैं अपने घर के साथ क्या करता हूँ, ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। अपने रीइंफोर्स सेफ्टी रूम के अंदर उसे कोई छू भी नहीं सकता। ये सोचकर वो बेखौफ है। जब वो जोर देकर कहती है कि टियान एक कॉम्प्लेक्स की हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, तो वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम अचानक समाज सेवा करने वाली कोई महात्मा बन गई हो? गुस्से से पागल होकर वो उसे धमकी देती है कि अगर वो उसे इसी तरह नाराज़ करता रहा तो वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह पाएगा। लेकिन उसकी धमकियाँ बेअसर रहती हैं। लीमू को कोई डर नहीं है, बस अपनी नींद खराब होने की चिड़चिड़ाहट है। जबकि सुई फांग उसका जवाब सुनकर समय रह जाती है। उसे उसकी इस हिम्मत पर यकीन नहीं होता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो एक जोरदार पलटवार करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मैसेज सेंड ही नहीं हुआ, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखकर कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है, सुई फांग पूरी तरह टूट जाती है और अपने घर में अकेले ही चिल्ला लेती है। उधर लीमो अपनी टेबल पर बैठता है और अपने स्टोरेज से एक आलीशान ब्रेकफास्ट निकालता है। वो स्कैलियन एग पैनकेक्स और टोफू पुडिंग का मजा लेते हुए नेबरहुड ग्रुप चैट देख रहा है, जहां लोग अभी भी गपशप कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। कोई पूछता है कि क्या कोई आज रात स्नेक माउंटेन जाकर मीटियोर शार देखना चाहता है। हालांकि बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अगली सुबह काम पर जाना है। एक पड़ोसी 50 युआन के बदले सितारों से दुआ मांगने का ऑफर देता है, तो लीमू उसे 500 भेज देता है, जिससे वो आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसकी विश क्या है। लीमू बस यही दुआ करता है कि दुनिया का अंत कभी ना हो। जब उसे बताया जाता है कि उसकी 9 विशेज़ और बची हैं, तो वो कहता है कि बस यही एक है और साथ ही उसे चेतावनी देता है, आज रात गर्म कपड़े पहनकर जाना। वो अपना फ़ोन बंद कर देता है, आने वाले सभी मैसेजेस को इग्नोर करता है और अपने स्पेस के अंदर मौजूद सामान के विशाल पहाड़ को समेटने के बड़े काम में जुट जाता है, जो वाकई में बहुत मेहनत का काम है। वो शाम तक काम करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही संभाल पाता है। लिमो सोचता है कि सच तो यह है कि पूरे सामान की इन्वेंटरी लेने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। थका होने के बावजूद उसका मूड बहुत अच्छा है। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कोई पूछता है कि क्या वो मिस्टर ली बोल रहे हैं। कॉलर खुद को शीनपू लॉजिस्टिक्स थेफ्ट की जांच करने वाली टास्क फोर्स का हिस्सा बताता है और उसे अपना स्टेटमेंट देने के लिए स्टेशन आने को कहता है। लीमू की हथेलियों में तुरंत पसीना आ जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरी मोड़ पर आकर हार ना मानने की ठान कर वो तुरंत फैसला करता है कि वो अपने सेफ्टी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। वो अपनी आवाज़ को स्थिर रखता है और दावा करता है कि अपना सामान खोने के गम में वो बाहर आने की हालत में नहीं है, जबकि ऑफिसर जोर देता है कि बड़े अधिकारी इस केस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, आप जो पूछना है फ़ोन पर पूछ सकते हैं या मेरे दरवाजे पर आ सकते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊँगा। आखिर में ऑफिसर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो बड़ी शांति से सारे सवालों के जवाब देता है और अपनी कहानी में कोई कसर नहीं छोड़ता। और आधे घंटे बाद ऑफिसर वादा करता है कि वो जल्द से जल्द उसका सामान बरामद कर लेंगे। कॉल काटने के बाद वो सोशल मीडिया चेक करता है और देखता है कि टॉप 20 ट्रेंडिंग टॉपिक्स सिर्फ शीनपू इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स थेफ्ट के बारे में है। एलियंस, स्पेस रिफ्ट्स और इनसाइड जॉब्स की थ्योरीज हर तरफ फैली हुई हैं और देश विदेश के न्यूज़ चैनल्स रातों रात रिपोर्टिंग के लिए अपने रिपोर्टर्स भेज रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। फिर भी इसके लिए जिम्मेदार आदमी आज़ाद रहने वाला है। इसी बीच पृथ्वी के पास से गुजरने वाले आईसी कॉमेट की खबर ट्रेंड तक में नहीं है। अचानक जमीन थोड़ी कांपती हुई महसूस होती है और जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, सफेद रोशनी की एक लकीर रात के आसमान को चीरती हुई निकलती है। मीटियर आ चुका है। पृथ्वी की ग्रेविटी ने आईसी कॉमेट को अपनी तरफ खींच लिया है और बर्फीली तबाही आखिरकार आ चुकी है। वो अपने बैक रूम की बुलेट प्रूफ खिड़की खोलता है ताकि इस बदलाव को महसूस कर सके। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है, जिससे उसकी कंपाकंपी छूट जाती है, क्योंकि कुछ ही पलों में तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा गिर जाता है। अगले एक हफ्ते तक ये कॉमेट दुनिया का नक्शा बदलता रहेगा। तापमान आखिरकार 90 डिग्री बिलो जीरो पर जाकर थमेगा, एक ऐसा मोड़ जहां पूरी दुनिया का इकोसिस्टम एक भयानक और आखिरी चोट झेलेगा।
उधर चैट में अचानक बढ़ी इस चुभने वाली ठंड को लेकर शिकायतों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि स्नेक माउंटेन पर गए लोगों को एहसास होता है कि उनका मीटियोर देखने का ट्रिप एक बर्फीली मुसीबत में बदल चुका है। पड़ोसी एक दूसरे से कपड़े मांग रहे हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अजीब तरह से बेफिक्र हैं और मान रहे हैं कि ये बस एक मामूली, हालांकि तेज तापमान की गिरावट है। लीमू खामोशी से ये सब देखता है। वो जानता है कि अगर उसने ये कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है तो उसे पागल समझ लिया जाएगा या किसी पागल खाने भेज दिया जाएगा। जैसे ही सोशल मीडिया मिटियर की फोटोज और दुआओं से भर जाता है, वो पड़ोसी जिसने लीमू से पैसे लिए थे उसे मैसेज करके बताता है कि काम हो गया है। वो आदमी दावा करता है कि उसने सितारों के सामने चिल्लाकर वो दुआ मांगी है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, सितारों या कहें कि उस कॉमेट का उसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। थोड़ी हमदर्दी के नाते लीमू उसे चेतावनी देता है कि तापमान और भी नीचे गिरने वाला है और उसे तुरंत पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। पड़ोसी जवाब देता है कि उसकी चाची उसे घर बुला रही है। एक पल के लिए लीमू कल्पना करता है कि कोई छोटी लड़की अपने फोन को पकड़े कांप रही होगी। वो तुरंत इस ख्याल को झटक देता है। लीमू सोच रहा है कि मुमकिन है कि वो कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो, और वो अपना ध्यान वापस शाम की न्यूज़ पर लगा देता है। ब्रॉडकास्ट में ऐलान किया जाता है कि आईसी कॉमेट पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच चुका है और सुझाव दिया जाता है कि इसकी विशाल बर्फ गर्मियों में एक ताजगी भरी ठंडक ला सकती है। स्क्रीन पर बैठे एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ये एक बिल्कुल सामान्य घटना है और तापमान जल्द ही स्थिर हो जाएगा, बावजूद इसके कि अभी भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। लीमू सोफे पर पीछे झुकता है और हैरानी से स्क्रीन को घूरता है। वो सोचता है कि आखिर वे इस तबाही के असली मंजर को देखने कैसे चूक गए। न्यूज़ में जोर दिया जाता है कि कॉमेट कम से कम असर के साथ दूर चला जाएगा, लेकिन लीमू हकीकत जानता है। खैर, वो उतनी तैयारी कर चुका है जितनी एक इंसान कर सकता है। बाहर हवाएं तेज होने लगती हैं और शीशे पर सफ़ेद पाले की एक परत जमने लगती है, जिससे वो अपनी खिड़कियों की आखिरी बार बारीकी से जांच करने लगता है। उसने एक ऐसा गर्म सेंचुरी बनाया है जहां किसी को भी घुसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, भले ही नेबरहुड ग्रुप चैट में गिरती बर्फ को लेकर उत्साह बढ़ने लगा हो। उसकी खिड़की के पास से बर्फ के फाहे गिरने लगते हैं, जो जमीन पर गिरते ही पिघल जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का पूरा मौसम एक हिंसक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। जिन्हाई में 3 साल से बर्फ नहीं पड़ी थी, और पतझड़ आने से पहले ही इसका शुरू हो जाना इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जहां कुछ लोग डूबते हुए द्वीपों के बारे में अजीब मजाक पोस्ट कर रहे हैं, वहीं बाकी लोग सच में परेशान होने लगे हैं कि एक दूर का कॉमेट ग्रह पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है। चैट में एक रिटायर्ड प्रोफेसर साइंस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे चिल्लाकर चुप करा देते हैं, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि खतरा असली है। एक पड़ोसी पूरे भरोसे के साथ शर्त लगाता है कि बर्फ कुछ ही दिनों में पिघल जाएगी। वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि कॉमेट की बर्फ का द्रव्यमान पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। बहस मामूली बातों पर उतर आती है और लोग एक्सपर्ट्स का मजाक उड़ाते हैं, इस बात से बेखबर कि जिस दुनिया को वो जानते थे वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली बर्फीली सर्दियों की पहली परतों के नीचे दफन हो रही है। हम देखते हैं कि चैट अब बदतमीजी पर उतर आई है, क्योंकि लोग एक रिटायर्ड प्रोफेसर की चेतावनियों का मजाक उड़ा रहे हैं और उठती लहरों और भूकंपों को कॉमेट के आने से जोड़ रहे हैं। पड़ोसी भद्दे मजाकों के साथ इसे टाल देते हैं और दावा करते हैं कि अगर कॉमेट से आपदा आती है तो उनके रोजाना के काम ही मौसम के लिए जिम्मेदार होंगे। ये घोर अज्ञानता का प्रदर्शन है, जो अक्सर एक बहुत ही कड़वे सबक से पहले देखने को मिलता है। लीमू उन्हें जश्न मनाते हुए देखता है। वो जानता है कि एक महीने में जब दुनिया बर्फ की चादर में लिपटी होगी तो इन लोगों में से 10 में से एक भी शायद ही जिंदा बचेगा। जैसे ही बर्फ मोटी होने लगती है और जमने लगती है, लोग चुभने वाली ठंड से जाग जाते हैं और हीटर्स और फालतू कंबलों के लिए हाथ पैर मारते हैं। हालांकि हमारे प्रोटैगनिस्ट के सेंचुरी के अंदर तापमान 25 डिग्री पर टिका हुआ है। अगली सुबह जब वो पर्दे खोलता है तो सामने पूरी दुनिया सफेद नजर आती है। बर्फ पहले ही 3 फीट गहरी हो चुकी है, जो जम चुके जिन्हाई शहर पर एक अंधा कर देने वाली रोशनी बिखेर रही है, जो रातों रात एक बंजर जमीन में बदल गया है। बर्फ गिरना बंद नहीं हो रही है और बाहर का तापमान -19 तक पहुंचने के साथ ही नेबरहुड ग्रुप चैट में हड़कंप मच जाता है। लोग हीटर्स और कई कंबलों के बावजूद जमते हुए जागने की शिकायत कर रहे हैं, और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कड़ाके की ठंड सिर्फ असुविधा ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ लेकर आई है। पाइप्स पूरी तरह जम चुके हैं, जिससे खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। यहाँ तक कि घरों के वाटर डिस्पेंसर्स भी बर्फ के टुकड़ों में बदल गए हैं, क्योंकि अंदर का तापमान 0 से नीचे गिर गया है। ज्यादातर निवासी दक्षिण के रहने वाले हैं, जिन्होंने कभी ऐसी ठंड का सामना नहीं किया, और वे पानी के संकट को ठीक करने के लिए तुरंत बिल्डिंग मैनेजर जीन सू ई फोंग की तरफ मुड़ते हैं। जीन सू ई फोंग खुद अपने बिस्तर में कांप रही है। इतनी ज्यादा ठंड है कि वो किसी की मदद नहीं कर सकती, हालांकि वो जानती है कि उसे अपना प्रोफेशनल चेहरा बनाए रखना होगा। वो एक खोखला वादा करती है कि मेंटेनेंस की टीम रास्ते में है। इसी बीच लीमू अपने गर्म घर में आराम से बैठा है, ठंडी सोया मिल्क की चुस्कियां ले रहा है और एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट का मजा ले रहा है। वो सोचता है कि क्या बाहर ठंड भी है। सुबह की थोड़ी सी जॉग ने ही उसे पसीने से तरबतर कर दिया था, और थर्मोमीटर देखने पर पता चला कि बाहर की बर्फ के बावजूद अंदर का तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था। इस नए युग के 7वें दिन तक बर्फ ने इमारतों की पहली मंजिल को ढक लिया है और पावर ग्रिड आखिरकार ठप होने लगा है।
बिजली अब एक लग्जरी बन गई है जो दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलती है, और जहां पड़ोसियों की बेबस शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिलता, वहीं एक खिड़की अब भी डटी हुई है। टर्नर कॉम्प्लेक्स के घने अंधेरे में ली मू का अपार्टमेंट रूम 901 मरती हुई दुनिया में आखिरी रोशनी की मीनार की तरह चमक रहा है। उस रात देर से जब वो अपने मसाज टब में सुकून ले रहा है, उसका स्मार्ट असिस्टेंट उसे सोने के वक्त की याद दिलाता है, तभी उसके फ़ोन की मैसेज लाइट्स जल उठती हैं। ये गाँव याहवे नाम की एक पड़ोसी का मैसेज है, जो उसे उसकी तेज परफ्यूम और भड़कीले कपड़ों के लिए याद है। वो रूखेपन से उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? जब वो कहती है कि वो बिजी है, तो वो जोर देती है कि एक छोटा सा काम है जिसका बदला उसे बहुत अच्छा मिलेगा, और तुरंत अपनी एक उत्तेजक फोटो भेज देती है। लीमू बिना सोचे समझे फोटोज को सेव कर लेता है और गाओ याहवे से पूछता है कि क्या और भी है। उधर मर्दों की इसी कमजोरी को देखते हुए शाओ लिन के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आती है। गाओ याहवे अपनी गैलरी से एक और फोटो भेजती है, इस बार एक प्रोफेशनल सूट और ब्लैक स्टॉकिंग्स में अपनी खूबसूरती दिखाते हुए रेड हील्स में पोज देते हुए। वो इसे भी सेव कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स बाद तीसरी फोटो आती है। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं और स्टॉकिंग्स फटी हुई हैं, जिसमें से उसके जिस्म की झलक दिख रही है। ये काफ़ी भड़काऊ नज़ारा है और लीमू एक पल के लिए इस मेहनत की तारीफ करता है। फिर उसका एक वॉइस मैसेज आता है जिसकी आवाज़ बहुत मीठी और नशीली है। वो उसे बताती है कि चूंकि उसने अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ शेयर की हैं, तो उसे उसकी मदद करने के लिए रूम 404 में नीचे आना ही चाहिए। हाँ, बुलावा बिल्कुल साफ है। लीमू एक एक फ़ोटो को सेव करता है और फिर जवाब देता है कि बहुत देर हो चुकी है और वो सोने जा रहा है। वो उसके साथ रात बिताने की उसकी बेताब मिन्नतों को नज़रअंदाज कर देता है। गाँव यावे कई और मैसेजेस भेजती है जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे रूम 404 में मौजूद चारों महिलाएं एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। उनका जाल बिछ चुका है, लेकिन शिकार फंस नहीं रहा है। रानियोन साफ तौर पर चिड़ी हुई है, जबकि फांगियन मे को अब भी शक है कि क्या ली मू के पास वाकई उतना अनाज है जितना शाओलिन ने उनसे वादा किया था। शाओलिन अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसने खुद डिलीवरी ट्रक्स को देखा था और उन्हें रूम 901 में महीने भर चले शोर शराबे वाले रेनोवेशंस की याद दिलाती है। वो साफ कह देती है कि अगर उन्हें यकीन नहीं है तो वो जा सकती हैं, लेकिन फिर उन्हें न तो खाने का एक निवाला मिलेगा और न ही रहने के लिए छत। उसका लहजा काफ़ी कड़क और डिफेंसिव है। गाओ यावे बीच बचाव करती है और फिर चारों रजाई के अंदर छुपकर लीमू को उसके फोर्ट्रेस से बाहर निकालने की साजिश रचने लगती हैं। बातचीत के दौरान गाओ यावे थोड़ी असहज महसूस करती है, जिसे देख बाकी सब पूछती हैं कि क्या वो ठीक है। वो शिकायत करती है कि उसके कपड़े गीले और बहुत ठंडे लग रहे हैं। रानयून उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद पड़ोसी से बात करते वक्त वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। ये तंज बाहर के मौसम की तरह ही तीखा था। अगली सुबह लीमू एकदम ताज़ा महसूस करते हुए उठता है और अपने शॉर्ट्स में खड़े होकर बाहर के बर्फीले तूफान को देखने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर गाओ यावे का एक और मैसेज आता है। वो उसे फिर से रूम 404 में आने के लिए कहती है और अब वो कोई घुमा फिराकर बात नहीं कर रही। वो लीमू के आने के बदले खुद को उसे सौंपने का ऑफर देती है, जो वाकई एक बहुत बड़ा दांव था। लीमू इस लालच पर मन ही मन हंसता है और बड़े ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि वो इस बारे में सोचेगा। ये सुनकर रूम 404 की औरतें गुस्से से पागल हो जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे वाकई इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने आज तक इतना कॉन्फिडेंट या फिर इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा था। वो उसके घमंड पे हंसती हैं, लेकिन शाओलिन चुप रहती है, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी है। इसी बीच लीमू अपने मॉनिटर्स के सामने बैठकर पिछले कुछ दिनों की 4th फ्लोर की सर्वेलेंस फुटेज देख रहा है। वो देखता है कि चारों औरतें रूम 404 में दाखिल हुई हैं। उसे समझ आता था कि ये शाओलिन का हुस्न के जाल वाला कोई छोटा सा रिवेंज प्लॉट है, और वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर ये देखने का इंतजार करता है कि वो आगे क्या करती हैं। लीमू अपना फायदा देखते हुए गाओ यावे से बात जारी रखता है और उसकी ढेर सारी प्रोवोकेटिव फोटोज इकट्ठा कर लेता है। आखिरकार गाओ यावे अपने दांत पीसते हुए अपनी सबसे प्राइवेट फोटोज का कलेक्शन उसे भेज देती है। उन तस्वीरों की तादाद देखकर कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएगा। किस्मत अच्छी है कि सोशल प्लेटफॉर्म के सेंसर्स आज काम नहीं कर रहे, वरना उसका अकाउंट पक्का बैन हो जाता। खींचकर वो पूछती है कि क्या वो मर्द भी है या नहीं, लेकिन ली मुंह पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसके लुक्स की बुराई करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो ठीक ठाक तो लग रही है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी के निशान बहुत साफ दिख रहे हैं। वो उसे बताता है कि उसकी नाक और आंखें आपस में मैच नहीं कर रही, जैसे अलग अलग क्लिनिक से कराई गई हों। वो साफ कह देता है कि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। गाओ यावे गुस्से में अपनी स्क्रीन को घूरती है, जबकि उसकी सहेलियां करीब आकर उन फोटोज को देखती हैं और महसूस करती हैं कि ली मू शायद सही कह रहा है। उनमें से एक उसे मजाक में धक्का देती है और कहती है कि ये सर्जिकल एनहांसमेंट्स छूने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे। अब रानयून मैदान में उतरती है और दावा करती है कि वो पैसे और रुतबे के लालच से संभाल लेगी। वो अपना गला साफ करती है और एक अमीर खानदान की वारिस बनने का नाटक करती है। वो एक मैसेज भेजती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि जिंदगी की सबसे दर्दनाक चीज़ क्या है।
उधर लीमू नया अकाउंट देखते ही समझ जाता है कि अब इन चारों में से किसी और की बारी है। वो भी उसके खेल में शामिल हो जाता है और कहता है कि शायद मौत के वक्त हाथ में बहुत सारा पैसा रह जाना ही सबसे बड़ा दुख है। वो उसे अपना हमख्याल बताती है और कहती है कि उसे खुशी है कि वो अपने आखिरी दिनों में उससे मिली। उसका लहजा काफ़ी धीमा और संजीदा है। वो कहती है कि प्रोफेसर वू ने उसे बताया है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है और उसे बस एक बात का अफसोस है। लीमू उससे पूछता है कि क्या उसे HIV जैसी कोई बीमारी है। ये सुनकर रान युन भड़क जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ बेहतर नहीं सोच सकता। फिर वो बात हंसकर टाल देती है और कहती है कि वो एक शरीफ खानदान से है और उसे ऐसी गंदी बीमारियां कभी नहीं हो सकती। वो अपनी हालत को एक टर्मिनल साइलेंट मिस्ट्री बताती है। वो बड़ी चालाकी से ऐसी कहानी बुनती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका असर अंत तक पता नहीं चलता। लीमू तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो इस बात पर यकीन कर लेगा। वो और भी रहस्यमयी बन जाती है और अपना सरनेम रन बताती है। लीमू हैरान होने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो उसी मशहूर और ताकतवर रान फैमिली से है। अब वो अपना जाल बिछाती है और कहती है कि वो टियानहुआ कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आई थी, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से वो अपने खानदान की रियासत में वापस नहीं जा पाई। लीमू मन ही मन इस बात पर हंसता है कि कैसे बात जिस्म से रुतबे पर आ गई है, लेकिन वो ऐसी ऊंची खानदान की लड़की से बात करने का उत्साह दिखाता है। वो बड़ी बेरुखी से कहती है कि ये सब नाम और रुतबा बेकार है और सिर्फ अपनी खुशी मायने रखती है, और फिर वो दोबारा अपनी मौत की बात पर आ जाती है। वो कहती है कि उसे बस 2 बातों का पछतावा है। लिमू जानता है कि ये बात कहाँ जा रही है, फिर भी वो उसे अपनी बात कहने के लिए उकसाता है। वो बड़े ही नाजुक अंदाज में पूछती है कि क्या वो बिजी है। वो दुख जताती है कि रान फैमिली का अब कोई वारिस नहीं बचेगा और उनका अरबों का साम्राज्य बिना किसी मालिक के रह जाएगा। उसका दूसरा पछतावा यह है कि उसने कभी किसी मर्द का साथ नहीं पाया। लीमू स्क्रीन को देखते हुए सोचता है कि ये तो बिल्कुल उस अमीर औरत को बच्चा चाहिए वाले स्कैम जैसा लगा है। ये एक घिसा पिटा तरीका है जो अक्सर सड़कों पर लगे पोस्टरों में दिखता है। वो आगे कहती है कि उसे पता है कि लीमू के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन रैन फैमिली को वाकई एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। वो अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि उसने गौर किया है कि पूरे टियानुआ कॉम्प्लेक्स में लीमू के जीन्स सबसे बेहतरीन है और उसके साथ बच्चा पैदा करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। लीमू इतना हंसता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या इसने बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक देख लिए हैं। फिर वो पूछता है कि क्या वो वाकई रान फैमिली की इकलौती वारिस है। वो जोर देकर कहती है कि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। जब वो पूछता है कि क्या वो वाकई कभी किसी मर्द के साथ नहीं रही, तो वो दावा करती है कि उसने तो आज तक किसी का हाथ तक नहीं पकड़ा। रान यून एक मासूम लड़की का नाटक करते हुए उसके जवाब का इंतजार करती है। उसे यकीन है कि अगर वो लालच में आ गया तो चारों बहनें उसे बाहर बुलाकर उस पर काबू पा लेंगी। लीमू को इतने लंबे समय बाद इतनी हंसी आई है। उसे ये चारों औरतें बहुत ही अजीब लग रही हैं। वो कहता है कि उसकी बस एक शर्त है। वो पूछता है कि क्या शाओ लिन और गाओ यावी ये सब होते हुए देख सकती हैं, और अगर वो थक जाए तो क्या वो उसे थोड़ा पुश कर सकती हैं। रानी उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो हंसते हुए कहता है कि उसे पहले से पता था कि ये चारों गोल्ड डिगर्स उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं और वो तो बस उनके साथ खेल रहा था। उधर रज़ाई के अंदर चारों औरतें सन्न रह जाती हैं और उन पर शर्मिंदगी और गुस्से का पहाड़ टूट पड़ता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका प्लान बुरी तरह फेल हो गया है और उन्हें शुरू से ही बेनकाब कर दिया गया था। गाओ यावे कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ती है और उसे गालियां देने की कोशिश करती है, जबकि ईरान यून की आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भेज पाती, एक और मैसेज आता है। वो उन्हें बताता है कि वो उसे कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो पूरे ट्यानहुआ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। गाओ यावी आखिरकार मैसेज सेंड करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। लीमू ने उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दिया है। वो पागलों की तरह चीखती है और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कसम खाती है कि लीमू को उन जैसी गॉडेसेस की तौहीन करने की कीमत चुकानी होगी। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ एक कड़ा सबक ही उसके गुस्से को शांत कर सकता है और उन्हें ये सब नाटक करने के बजाय शुरू में ही उसका दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए था। लीमू की बातों ने शाओलिन और बाकी तीनों को गुस्से की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। उन्हें गोल्ड डिगर्स कहे जाने पर वो सोच रही थीं कि क्या उसे अंदाजा भी है कि डिज़ाइनर बैग्स खरीदने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेदिली से वो रज़ाई से बाहर निकली, भारी कपड़े पहने और कमरे में हथियार ढूंढने लगी। उन्होंने कसम खाई कि वो स्ली द ब्लैक डॉग को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उधर अपनी सुरक्षित जगह पर लीमू ने एक आखिरी मैसेज भेजा और उन्हें ब्लॉक करके सुकून की सांस ली। उसे पता था कि आज का दिन बहुत मज़ेदार बीतने वाला है। वो गुनगुनाते हुए नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया जो लजीज पकवानों से भरी थी। रोज़ की तरह उसने बिल्डिंग की सर्वेलेंस फीड खोली ताकि देख सके कि बाहर क्या चल रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा और फिफ्थ फ्लोर पर हलचल शुरू हो गई। गोल्ड डिगर क्वार्टेट बाहर निकल चुकी थी। लीमू एक मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा कि आज वो किसका घर साफ कर निकली है। शाओलिन के हाथ में पोछा था, गाओ यावे के पास झाड़ू, रानियन के पास एक स्पैचुला और फांगिन के हाथ में एक जंग लगा लोहे का बर्तन था। ये नज़ारा जितना अजीब था उतना ही मजाकिया भी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गईं और आखिरकार
9th फ्लोर पर जाकर रुकी। उन्होंने रूम नंबर 901 चेक किया और पक्का किया कि वो सही जगह पर है। बहनों, चलो अंदर चलकर उस ली द ब्लैक डॉग को पकड़ते हैं। वो दरवाजे के पास फुसफुसाते हुए एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगी। अब सवाल ये था कि सबसे आगे कौन खड़ा होगा। एक ने तीसरा स्पॉट चुना, दूसरी ने दूसरा, जबकि शाओलिन ने बिना कुछ कहे चुपके से पीछे होकर अपनी बहनों को आगे धकेल दिया। बेचारी फंग यन में सबसे आगे रह गई, जो सीधा 901 के दरवाजे के सामने थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने माना कि उसे डर लग रहा है कि कहीं वो अचानक बाहर ना झपट पड़े। डरो मत में, हम सब साथ चलेंगे। वो हम चारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाकी सबने उसके पीछे छुपते हुए बहादुरी दिखाई। दरवाजा खोलो, ली द ब्लैक डॉग। हमें पता है तुम अंदर हो। उन्होंने दरवाजे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अंदर लीमू एक ठंडी मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था। उसे ऐसा नाम देते हुए देखकर उसे लगा कि वाकई इन औरतों की मौत आई है। हॉलवे में हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी और अंदर से कोई हलचल न होते देख उन्हें शक हुआ कि क्या वो घर पे है भी या नहीं। चारों औरतें ठंड से बुरी तरह कांप रही थीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो अंदर ही है, शाओलिन ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। ली द ब्लैक डॉग, बुज़दिल कहीं के, अगर हिम्मत है तो बाहर आकर हमारा सामना करो। वो चिल्लाने और कोसने लगी। लीमू ने बड़े आराम से अपना नाश्ता खत्म किया और अपने दरवाजे के बाहर उनकी इस हालत का मजा लेने लगा। वो उनसे लड़ने बाहर क्यों जाए? उसे ऐसे तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक रिप्लाई भेजा कि वो लोग इतनी मामूली हैं कि वो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनते ही वो चारों ओर भड़क गईं। वो पागलों की तरह दरवाजे को पीटने और लाते मारने लगी और उसे गोल्ड डिगर वाली बात पर कोसने लगी। हमारी एक एक पाई मेहनत की कमाई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं? गाओ यावे चिल्लाई। लीमू एक सर्द हंसी हंसा। उसे याद आया कि उसने यूनिवर्सिटी के 4 सालों में 1,90,000 बचे थे, लेकिन उस कलमुही ने वो सब एक महीने में उड़ा दिए। वो थी मेहनत की कमाई। ये सुनकर गाओ यावे और बाकी सबने शाओलिन की तरफ बड़े अजीब अंदाज में देखा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी सहेली इतनी बेरहम हो सकती है। सच कहें तो उन्हें लगा कि इतने पैसे उड़ाने के बाद उसे उस बेचारे आदमी को कम से कम कुछ तो देना चाहिए था। यहाँ तक कि गाओ यावे को भी उन पैसों के लिए थोड़ा दुख हुआ। वो अपने रेट्स के बारे में सोचने लगी कि कैसे रात भर मेहनत करने के बाद भी वो मुश्किल से कुछ हजार कमा पाती थी। शाओलिन ने अपनी सहेलियों की नज़रों को महसूस किया और सच तो यह है कि उसे भी अपने फैसलों पर बहुत पहले ही पछतावा हो चुका था। उसने जिद में आकर कहा कि उसके पास उससे भी बेहतर और भी बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस हैं, जिसे सुनकर बाकी सब जलने लगी। अंदर लीमू शांत चेहरे के साथ उनकी एक बात सुन रहा था। बिना किसी भावना के उसने अपने भरे हुए नाश्ते की मेज़ की एक फ़ोटो ली और उन्हें भेज दी। उसने साथ में एक नोट भी लिखा कि वो सोच रहा है कि यह सब खत्म कैसे करेगा। बाहर शाओलिन उस फोटो को फटी आंखों से देख रही थी। मेज पर सैंडविचेस, बेकन और पैनकेक्स जैसे लजीज पकवानों की दावत सजी थी। वहाँ मीट, बन्स, दूध और ताज़ा ऑरेंज जूस भी था। उन चारों के मुंह में तुरंत पानी आ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से भरपेट खाना नहीं खाया था। तभी उन्होंने कुछ अजीब गौर किया। उसने शॉर्ट स्लीव्स पहनी हुई थी। क्या उसे ठंड नहीं लग रही थी? उसके पीछे की लाइट्स एकदम चमकदार थीं और ये एहसास उन चारों औरतों को पागल करने के लिए काफी था। वो पागलों की तरह 901 का दरवाजा पीटने लगी। ली द ब्लैक डॉग नहीं, भाई लीमू प्लीज दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो। वो अंदर आकर थोड़ा गर्म होने की भीख मांगने लगी, लेकिन लीमू ने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने ऑरेंज जूस की एक लंबी चुस्की ली और उनकी बेबसी का लुत्फ उठाने लगा। वो जितना ज्यादा चिल्ला रही थी, उसे अपना खाना उतना ही ज्यादा लजीज लग रहा था। गलियारे में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे उनके गाल सुन्न और हाथ पैर जम चुके हैं। गाओ याहवे मिन्नतें करते हुए कहती है, ब्रदर मैं नीचे के फ्लोर से आपकी नेबर हूँ गाओ याहवे। हम एलिवेटर में पहले भी मिल चुके हैं। वो अपनी आवाज़ को कोमल और नशीली बनाने की कोशिश करती है, लेकिन लीन उसे बीच में ही रोककर उसकी असलियत सबके सामने ले आता है। गाओ याहवे सदमे में जम जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कहे, रान युन उसे किनारे हटा देती है। वो कहती है, ब्रदर लीमू मैं रान युन हूँ। मैं एक शरीफ और इज्जतदार औरत हूँ। लीमू बस इतना जवाब देता है कि उसकी शराफत उसका अपना असला है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन सबको वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहता है। तभी शाओलिन सबसे आगे आती है और उसे याद दिलाती है कि वो हाई स्कूल में उसका पहला प्यार थी। उसकी आवाज़ कोमल हो जाती है और वो पूछती है कि क्या उसे वो मासूम हाई स्कूल के दिन याद हैं और कैसे उसकी साफ आंखों ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। वो दावा करती है कि एक ही कंपनी में काम करना और एक ही बिल्डिंग में रहना किस्मत का खेल है। वो बहुत जज्बाती होकर कहती है, हमें साथ होना चाहिए लीमू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर लीमू का जवाब बहुत ही ठंडा और बेरुखा है। उसे उससे कोई प्यार नहीं है। शाओलिन दंग रह जाती है और कहती है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दी थी। वो दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगती है। चारों औरतें अपनी हर चाल चल रही हैं ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकें, भले ही ठंड से उनके चेहरे नीले पड़ रहे हों। इधर लीमू बड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो जानता है कि उसका काफ़ी खाना बर्बाद होगा, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसके स्पेस में इतना सामान जमा है कि एक आदमी की 10 जिंदगियां गुजर जाएं। शाओलिन गिड़गिड़ाते हुए कहती है, लीमू मैं भीख मांगती हूँ, मुझे अंदर आने दो।
वो कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि वो सब साथ मिलकर मल्टीप्लेयर गेम्स भी खेल सकती हैं। ऐसा लगता है कि इस बर्फीली तबाही में इज्जत सबसे पहली चीज थी जिसे उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। पर लीमू बिना सोचे उन्हें मना कर देता है और शांति से कहता है कि उसका टेस्ट उनकी पहुंच से बहुत ऊपर है। शाओलिन रोने लगती है और उसकी मिस्ट्रेस या सिर्फ एक टूल बनने के लिए भी तैयार हो जाती है, बस उसे अपनी नौकरानी बना ले। सच कहें तो एक पल के लिए लीमू सोचता है कि उसे शायद थोड़ा लाचाया हो, पर उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। ऐसी 4 औरतों के साथ रहना जिनका कोई दीन धर्म न हो, सीधे सीधे धोखे को दावत देना है, और कौन जाने अपनी पिछली जिंदगियों से वे क्या बीमारियां लेकर आई हों। वो उन्हें दफा होने को कहता है, क्योंकि अगर वे दुनिया की आखिरी औरतें भी होती तब भी वो उन्हें हाथ न लगाता। उनके जमे हुए हाथ दरवाजे के फ्रेम को खरोंच रहे हैं। आखिरकार किसी का सब्र टूट जाता है। शराफत का मुखौटा उतर जाता है और एक चीख गूंजती है जो उसे कोसने लगती है कि वो अंदर गर्माहट और खाने के मजे ले रहा है और वे बाहर तड़प रही हैं। कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना वे एलॉय डोर पर अपने नाखून लड़ाने लगती हैं, जिसकी आवाज पूरे हॉलवे में गूंज उठती है। शाओलिन समझ जाती है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो वो दूसरों से कहती है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे गोल्ड डिगर्स का सपना छोड़ देती हैं और ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। अपने हथियारों से दरवाजे के फ्रेम पर वार करती हैं। वो बार बार वार करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। शाओलिन उन्हें हिम्मत देती रहती है कि कोशिश करने वालों की जीत जरूर होगी। पूरे सीढ़ियों वाले हिस्से में धातुओं के टकराने की आवाज़ गूंज रही है। तभी गाओ यावे हैरानी से हाँफने लगती है कि दरवाज़ा कितना सख्त है। वे मायूस होने लगती हैं क्योंकि उनके औजार फ्रेम पर एक खरोच तक नहीं डाल पा रहे। शाओलिन अब लीमू के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने लगती है। वो उसे एक बेचारा वर्जिन बुलाती है और दरवाज़ा खोलने की मांग करती है, इस उम्मीद में कि वो गुस्से में आकर कोई गलती कर दे। लीमू बस अंगड़ाई लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उनकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए कि वे सच में सोच रही थी कि ये काम करेगा। वो अपने डायमेंशनल स्पेस में सामान ढूंढता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं जब उसे पुराने जंग लगे लोहे की कील मिलते हैं। वो एक नेल गन निकालता है और उसे लोड कर लेता है। जंग लगे कीलों से टेटनस होने का खतरा होता है, जो काफ़ी जानलेवा हो सकता है। वो मजाक में इसे अपनी टेटनस गन का नाम देता है, ये जानते हुए कि जिसे भी ये लगेगी बिना इलाज के उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। बाहर गालियां और भी भद्दी होती जा रही हैं। लीमू बेरहमी से मुस्कुराता है और उन्हें अपनी ताकत बचाने की सलाह देता है। उसे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो उनकी धमकियों को अनसुनाकर दरवाजे में एक छोटा सा आपर्चर खोलता है और अपनी नेल गन का निशाना सीधे उन औरतों पर साध लेता है। छेद को खुलते देख वे खुशी से पागल हो जाती हैं। वे आगे बढ़ती हैं और अपनी उंगलियों से उस छेद को पकड़ने की कोशिश करती हैं। अंदर से आने वाली गर्म हवा को महसूस कर वे हाँफने लगती हैं। लीमू उनकी बेबसी पर बस एक ठंडी मुस्कान देता है। वो ट्रिगर दबाता है और कई तेज सीटी जैसी आवाज़ों के साथ जंग लगी कीलें बाहर निकलती हैं। फांग इनमें डर के मारे चीख पड़ती है जब उसे एहसास होता है कि एक कील उसकी हथेली के आर पार हो गई है। उधर गाओ याहवे के गाल में कील धंस चुकी है और सिर्फ उसका सिर बाहर दिख रहा है। यह नज़ारा वाकई काफ़ी खौफनाक है। शाओलिन तुरंत पीछे हट जाती है और अपनी सहेलियों के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। वो शुरू से ही चौकन्नी थी और हालात बिगड़ते ही खिसक ली। वो उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, पर लीमू के हाथ नहीं रुकते और वो जंग लगी कीलें लोड करता रहता है। वे चारों डर के मारे पीछे हट जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अंदर क्या कर रहा है। फांग इनमें दर्द से कराती है कि उसे तुरंत इलाज चाहिए। उसके हाथ से खून बह रहा है और इस कड़ाके की ठंड में वो तुरंत जमने लगता है। शाओलिन समझ आती है कि पास पलट चुका है। पीछे हटने और लंबी योजना बनाने का फैसला करते हुए वो नीचे की तरफ भागती है। बाकी सब भी अपने जख्मों को पकड़े हुए 9th फ्लोर से भाग निकलती हैं। गाओ यावे अभी कुछ ही दूर गई थी कि दर्द से चीखने लगती है। उसका हाथ सचमुच बर्फ में तब्दील हो रहा है। बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ही पलों में उसके हाथ का खून नुकीले बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। शाओलिन उसे चलते रहने और हाथ को कपड़ों में छुपाने के लिए चिल्लाती है। उधर लीमू ये सब अपने मॉनिटर्स पर देख रहा है, पर उसे उनके लिए कोई हमदर्दी महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि क्या सच में बाहर इतनी ठंड है। उसे तो अपने कमरे की गर्मी से पसीना आ रहा है, और अगर ये बात बाहर वालों को पता चलती तो शायद वे उसे जिंदा चबा जाती। वे चारों आखिरकार रूम 404 पहुंचती हैं। अंदर का तापमान भी जमा देने वाला है, जो उनकी हड्डियों तक को सुन्न कर रहा है। इस वक्त वे गर्मियों की उस तपती धूप को तरस रही हैं। सूरज की गर्मी का ख्याल ही उन्हें सुकून दे रहा है। वे घबरा जाती हैं, ये जानकर कि बिना इलाज के ये चोटें उनकी जान ले सकती हैं। शाओलिन अपना फ़ोन उठाती है और प्रोफेसर वू से कांटेक्ट करती है, ये सोचकर कि वो उनका इलाज कर सकते हैं। फांग इनमें बहुत दर्द में है और उसकी आवाज़ में चिंता साफ दिख रही है। वो पूछती है कि उनके पास खाना नहीं है तो वे मेडिकल फीस कैसे भरेंगी। शाओलिन इस बात को अनसुना कर देती है और कहती है कि वे अपने जिस्म से कीमत चुका सकती हैं। उसका मानना है कि प्रोफेसर वू एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और उनके पास मेडिकल स्किल्स हैं, तो ये सौदा बुरा नहीं है। गाओ याहवे, जो दर्द से अपने होठ काट रही थी, एकदम से रुक जाती है। वो शाओलिन को घूर कर देखती है और अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। शाओलिन सदमे में अपना गाल पकड़ लेती है जिस पर सूजन आने लगी है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसे थप्पड़ क्यों मारा गया।
गाओ यावे गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है कि ये सारी मुसीबत शाओ लिन की वजह से आई है। रान युन और फांग यिन ने भी नफरत भरी नज़रों से उसे देखने लगती हैं। शाओ लिन अपराधी की तरह अपना सिर झुका लेती है और मासूमियत का नाटक करते हुए हकबकाती है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा, वो तो बस सबका भला चाहती थी। सच तो ये है कि किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। गाओ यावे और बाकी सब देखते हैं कि शाओ लिन को एक खरोंच तक नहीं आई है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे उसे एक चालबाज और मैनिपुलेटर बुलाती हैं। इससे पहले कि शाओ लिन अपनी सफाई पूरी करती, रान युन उसके बाल पकड़कर खींचती है, जिससे वो दर्द से चीख उठती है और फिर उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ देती है। फांग इन में भी उसकी जांघ पर एक जोरदार लत मारती है। शाओ लिन रोने लगती है और रहम की भीख मांगती है। उसका चेहरा अब थप्पड़ों के निशान और खरोंचों से भर चुका है। गाओ यावे उसके चेहरे पर थूक देती है। शाओ लिन समझदारी दिखाते हुए चुप रहती है, क्योंकि वो जानती है कि विरोध किया तो और मार पड़ेगी। गाओ यावे उसे प्रोफेसर वू को फ़ोन करने का हुक्म देती है और साफ कह देती है कि मेडिकल फीस कैसे भरनी है, ये शाओ लिन का सिरदर्द है। शाओ लिन बिना देर किए हाँ में सिर हिलाती है। वो अपनी इन तथाकथित बेस्ट फ्रेंड से और मार नहीं खाना चाहती। वाकई ये नज़ारा बहुत ही दयनीय है। गाओ यावे बाल छोड़ते हुए उस पर तंज कसती है। शाओ लिन अपना सिर पकड़कर सिसकने लगती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे। अंदर ही अंदर वो सोचती है कि उसे उन तीनों से नफरत है, पर वो जाहिर नहीं करती और बस उन्हें मन ही मन कोसती है। आखिरकार वो फ़ोन करती है और प्रोफेसर वू से कहती है कि उसकी रूममेट्स बीमार हैं और क्या वो रूम 404 आ सकते हैं। एक बूढ़ी आवाज़ जवाब देती है। जब प्रोफेसर लक्षणों के बारे में पूछते हैं तो शाओ लिन हिचकिचा जाती है। वो सच्चाई छुपाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उन्हें पता चला तो वे नहीं आएंगे। वो उनसे दवाइयाँ लाने की जिद करती है, पर प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि वे एक टीचर हैं, डॉक्टर नहीं, और उनके घर में कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि आने के उनके नियम उसे पहले से ही पता होने चाहिए। शाओ लिन वादा करती है कि अगर वे जल्दी आएंगे तो वे उन्हें निराश नहीं करेगी। प्रोफेसर वू एक ठंडी आह भरकर कांपते हुए खड़े होते हैं। 76 साल की उम्र में ये कड़ाके की ठंड उनकी जान के लिए खतरा है, फिर भी वे मदद करने का फैसला करते हैं। इधर शाओ लिन फोन देखकर बड़बड़ाती है कि यह बुड्ढा बहुत सुस्त है। जब गाओ यावे अपडेट मांगती है तो शाओ लिन उन्हें यकीन दिलाती है कि प्रोफेसर आ रहे हैं और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वे तीनों जख्मी औरतें सोफे पर गिर जाती हैं और दर्द से कराहती हैं। भूख, ठंड और जख्मों ने उन्हें टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है। दर्द इतना ज्यादा है कि वे मौत की दुआ करने लगती हैं। दूसरी तरफ अपने सेफ हाउस में लीमू ऐसे आराम कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो एक मूवी देख रहा है और उसे उन औरतों की हालत से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए बस एक छोटी सी परेशानी थी। अंधेरे में बैठी हुई औरतें उसे कोस रही हैं और गाँव यावे गालियों भरे मैसेज भेजती है। लीमू बस मुस्कुराता है और सोचता है कि इसमें उनकी अपनी बेवकूफ़ी का हाथ है। जो औरतें एक भारी सामान तक नहीं उठा सकती, वे उसे हराने के सपने देख रही थीं। ये वाकई मजाक है। उधर गाँव यावे दर्द से बेहाल होकर पूछती है कि वो इतना बेरहम क्यों है, जबकि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लीमू जोर से हंस पड़ता है। रूम 404 की इन औरतों का लॉजिक वाकई कमाल का है। वे पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड हैं। क्या उन्हें लगा था कि जब वे उस पर हमला करेंगी तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अगर वे उस पर काबू पा लेती तो उसके साथ जो होता वो उनकी इस हालत से कहीं ज़्यादा बुरा होता। वो उन्हें फटकार लगाता है, पर गाओ यावे पूरे यकीन के साथ कहती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। लीमू अपना माथा पीट लेता है और सोचता है कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि वो इन जैसे लोगों को समझाने की कोशिश ही क्यों कर रहा है। जब वो जवाब देना बंद कर देता है तो गाओ यावे पूछती है कि क्या उसकी चुप्पी का मतलब ये है कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो उसे दफा होने को कह देता है, क्योंकि उसका सब्र अब खत्म हो चुका है। वो अपना फ़ोन फेंक देता है और उसे इग्नोर करता है। शाम के वक्त आखिरकार टियाना अपार्टमेंट्स में बिजली वापस आती है और लोग ग्रुप चैट में खुशियां मनाने लगते हैं। वे तुरंत खाना पकाने और बर्फ पिघलाकर गर्म पानी बनाने में जुट जाते हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे इकट्ठा करना ही किसी को मार डालने के लिए काफ़ी है। जांग जुईफोंग बीच में टपकती है, जैसे बिजली उसी की वजह से आई हो, और सबको उस पर भरोसा करने को कहती है। लेकिन 2 घंटे बाद ही पूरी बिल्डिंग फिर से अंधेरे में डूब जाती है। लोग गुस्से में एंडी जांग से जवाब मांगते हैं। वो खुद हैरान है। उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बिजली फिर चली जाएगी। उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सारे मैसेजेस को इग्नोर करके चुपचाप बैठ जाती है। अब 23 अक्टूबर आ चुकी है, अपोकलिप्स का 13वां दिन। लीमू एक ठंडी सांस लेता है कि वक्त कितनी धीरे बीत रहा है। उसे लग रहा है जैसे 1 महीना गुजर गया हो, पर हिसाब लगाने पर पता चलता है कि सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं। उसकी मेज़ खाने की चीज़ों से भरी है, जो उसने वर्कआउट के बाद खुद को इनाम के तौर पर दिया है। तभी यॉरन का मैसेज आता है कि वो जाग गई है। आजकल वो अपनी हर छोटी बड़ी बात उसे बताती है। अक्सर लीमू सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है। वो इस हद तक उसकी गुलाम बन चुकी है कि ये बात अब अजीब लगने लगी है। एक बार तो उसने बाथरूम जाने के लिए 5 घंटे इंतजार किया था, क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया था। तब से लीमू कम एक छोटा सा रिप्लाई जरूर भेज देता है। लीमू ने उसे कुछ खाना भेजने का फैसला किया।
एक तेज रोशनी के साथ ईरान के कमरे में एक रोस्ट चिकन प्रकट हो गया। इधर ग्रुप चैट में एक निवासी तेज बुखार और जुकाम के लिए दवा की भीख मांग रहा था, लेकिन वहां मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। आजकल लोग ग्रुप चैट में कम ही बात करते थे, और अगर कोई संदेश आता भी था तो वो अक्सर मदद की ऐसी पुकार होती थी जिसका कोई जवाब नहीं देता था। 13 दिन पहले, दुनिया खत्म होने से पहले, यह ग्रुप मोहल्ले की गपशप और फालतू की खबरों से भरा रहता था। लेकिन अब किसी के पास इन छोटी बातों के लिए ना तो दिल बचा था और ना ही हिम्मत। बीमार निवासी ने काफी देर इंतजार किया, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबको कोसा कि पड़ोसी होने के नाते सब इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। क्या पड़ोसियों को वाकई एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? उसकी इस चीख पर दूसरे लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाने लगे और पूछने लगे कि जब उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है तो वो उसकी मदद क्यों करे। उन्होंने उसे साफ कह दिया कि वो बहुत भोली है, क्योंकि इंसान फितरत से स्वार्थी होता है, और ताज्जुब है कि वो इतने दिनों तक इस कड़वे सच को जाने बिना कैसे जिंदा रही। ये बहस अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और गुहार सामने आई। एक निवासी ने प्रोफेसर वू से मदद मांगी और बताया कि उसकी पत्नी होश खो रही है और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। प्रोफेसर वू, जो चिंघाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर थीं, फौरन आने के लिए तैयार हो गईं। इन दिनों वो अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज के बदले खाने के छोटे मोटे टुकड़ों का सौदा कर रही थी। एक बार कंसल्टेशन के लिए वो नूडल्स का एक पैकेट या ब्रेड मांगती थी। चूंकि पूरी बिल्डिंग में वो अकेली डॉक्टर थीं, इसलिए कोई भी उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करता था। एक और बीमार निवासी ने उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए मदद मांगी। उसे पता था कि प्रोफेसर वो पहले बिना किसी स्वार्थ के मोहल्ले की सफाई और कचरा उठाने में मदद करती थी, इसलिए उसे लगा कि वो कोई संत है। उन्होंने बस इतना जवाब दिया कि जुकाम के लिए दवा की जरूरत होती है और बिना दवा के वो भी लाचार है। जब उस आदमी ने जिद की कि एक डॉक्टर होने के नाते उनके पास कोई ना कोई रास्ता या फालतू गोलियां जरूर होंगी, तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थीं, कोई फार्मासिस्ट नहीं, और एक डॉक्टर भी अपने घर में दवाओं का इतना बड़ा स्टॉकपाइल नहीं रखता। उनके पास जो कुछ भी थोड़ा था वो बहुत पहले ही पड़ोसियों को दे चुकी थी। तभी एक वाइट कॉलर प्रोफेशनल महिला ने पोस्ट किया कि उसने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। वो जिंदा रहने के लिए थोड़े से खाने के बदले अपना शरीर तक सौंपने को तैयार थी। तभी वो एक इज्जतदार महिला होकर करती थी, लेकिन आज भूख ने उसे अपनी गरिमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं, अपनी हवस से सोचने वाले मर्दों की दुनिया में कभी कमी नहीं होती। सर्वेलेंस कैमरास के जरिए ली मुंह देख रहा था कि कैसे वो अपने कमरे से बाहर निकली और कुछ देर बाद हाथ में बिस्किट्स का आधा डिब्बा लिए वापस लौटी। ये वाकई एक खौफनाक सौदा था। अचानक ग्रुप में एक और मालिक ने बड़े उत्साह से दावा किया कि उसे अपने शरीर में गर्मी और पसीने की लहर महसूस हो रही है, और उसे लगा कि शायद उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है। प्रोफेसर वू ने जब यह मैसेज देखा तो उन्होंने एक ठंडी आह भरी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यह कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि मौत से पहले की आखिरी चमक है, और उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे रहा है। उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि वो सिर्फ उसकी शक्ति से जल रही हैं। उस निवासी ने फिर कभी ग्रुप चैट में कुछ नहीं लिखा। वो अपने घर में बिना कपड़ों के मर गया, और उसके चेहरे पर वही उत्साह वाली चमक जम चुकी थी। यह एक दर्दनाक भ्रम था। अब तक बिल्डिंग का माहौल सिर्फ डर से बदलकर पूरी तरह मायूसी में तब्दील हो चुका था। इधर सेफ हाउस के अंदर खिड़की के पास एक टी केटल धीरे धीरे सीटी बजा रही थी। लीमू एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हाथ में किताब लिए पढ़ रहा था। पुराने दिनों में वो पैसा कमाने की दौड़ में इतना व्यस्त रहता था कि पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन अब उसके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। वो ए बिन नाम के एक हाई स्कूलर के बारे में पढ़ रहा था, जो पढ़ाई में तो कमजोर था लेकिन एक नॉवल का प्रोटैगनिस्ट था। उसे लगा कि लेखक सिर्फ अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रहा है। उसने चाय की चुस्की ली और कहानी के प्लॉट का मजाक उड़ाया। फिर भी उसने किताब नीचे नहीं रखी और दिलचस्पी के साथ पढ़ता रहा। बाहर की ठंड और भूख उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आखिरकार एआई हाउसकीपर की आवाज़ गूंजी और उसने बताया कि डिनर तैयार है। लीमू ने अपनी सेहत के लिए एक रेगुलर शेड्यूल बनाया था, और चूंकि वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भारी मांस खा रहा था, इसलिए उसने आज रात कुछ हल्का खाने का फैसला किया। लीमू ने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसे भूख तो नहीं थी, लेकिन कैबेज एंड टोफू सूप के साथ बकव्हीट बन्स उसे काफ़ी पसंद आए। जब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो ज़िंदगी की रफ्तार बिल्कुल बदल जाती है। रूम 901 के अंदर की रोशनियां पूरे शहर के लिए एक लाइट हाउस की तरह चमक रही थीं। वक्त तेज़ी से बीता और 27 अक्टूबर 2023 की तारीख आ गई। तबाही का आज 17वां दिन था। तापमान गिरकर -70 तक पहुंच चुका था और बर्फ ने इमारत की पहली 3 मंजिलों को पूरी तरह दफन कर दिया था। बिल्डिंग 9 में मरने वालों की तादाद बढ़ रही थी, और इधर लूडा का दबदबा चुपके से फैलता जा रहा था। अब वे खुलेआम लूटपाट नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ और ही योजना बनाए थे। सर्वेलेंस कैमरास के जरिए एक विचलित करने वाला नजारा दिखा। लूसेन अपने आदमियों के साथ घर घर जाकर धीरे से दरवाजा खटखटा रहा था। अगर कोई जवाब देता तो वे आगे बढ़ जाते, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो वे दरवाजा तोड़कर जमे हुए शवों को बाहर निकाल लेते और उन्हें लूदा की मंजिल पर ले जाते। वे खाना जमा कर रहे थे। ये एहसास होते ही ली मुंह की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये कोई मामूली खाना नहीं था। जब भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है
तो लोग चमड़ा चबाने लगते हैं और पेट भरने के लिए कुछ भी निकल जाते हैं, और आखिर में भूख से पागल हुए लोग अपने ही अपनों की तरफ देखने लगते हैं। अपने पिछले जीवन में लीमू को कभी पता नहीं चला कि यह दौर कब शुरू हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तब तक उसे एक डाइनिंग टेबल पर बांधा जा चुका था। वो उस स्वाद की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। सिर्फ उस मंजर के बारे में सोचना ही किसी को पागल करने के लिए काफी था। हालांकि कुछ पड़ोसियों के पास अब भी खाना था, लेकिन लूडा जैसा ठंडा दिमाग वाला स्ट्रैटेजिस्ट पहले से ही सबसे बुरे वक्त की तैयारी कर रहा था। जहां बाकी पड़ोसी सिर्फ आज का सोच रहे थे, वहीं लूडा आने वाले भयानक भविष्य को देख रहा था। सच तो यह है कि यह एक समझदारी भरा कदम था। अगर वो अभी जीवित लोगों को लूटता तो पूरी बिल्डिंग अपनी जान बचाने के लिए उस पर टूट पड़ती, और तब सैकड़ों भूखे लोगों की ताकत के आगे एक बंदूक भी कुछ नहीं कर पाती। लीमू ठंडी हंसी हंसा। उसे याद आया कि कैसे कभी एक गोली की आवाज ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया था, लेकिन अब पड़ोसी समझ चुके थे कि गोली से मरना भूख से तड़पकर मरने से कहीं कम दर्दनाक है। उसी रात लू दा की नजरों से बचकर एक छोटा सा सीक्रेट ग्रुप चैट बनाया गया और लीमू को फिर से उसमें खींच लिया गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस लिए है। ग्रुप नेता का निकनेम किसी अनजान अकाउंट का रैंडम कोड था। उसने एक मैसेज भेजा, मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत ही खौफनाक खबर है। किसी ने तुरंत पलटकर पूछा कि आखिर वो है कौन, और उसे दफा होने को कहा। ग्रुप नेता ने बहस नहीं की और सीधे 3 तस्वीरें भेजी। वे तस्वीरें रूह कंपा देने वाली थीं। दर्जनों जमे हुए शव जो कभी बिल्डिंग 9 के निवासी थे। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया था। लीमू सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। उसे पता था कि ये तस्वीरें लूट आके ही किसी आदमी ने खींची होंगी, क्योंकि किसी बाहरी की वहां तक पहुंच मुमकिन नहीं थी। इसका मतलब था कि ग्रुप नेता या तो कोई गद्दार था या खुद लूडा कोई गंदा खेल खेल रहा था। लीमू ने चैट में टाइप किया, लगता है मिस्टर अंडरकवर फिर से आग लगाने के लिए वापस आ गए हैं। नेता ने खुद को सही साबित करने के लिए कहा कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें ली हैं और वो उनकी तरफ है। लेकिन मालिक अब उसकी बातों में नहीं आने वाले थे, क्योंकि पिछली बार भी लूडा उनसे 2 कदम आगे निकला था। नेता ने आगे बताया कि लूडा इन शवों को तब के लिए जमा कर रहा है जब खाना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसने जो योजना बताई उसे सुनकर ही किसी का भी जी निचला जाए। जो लोग ग्रुप छोड़ने वाले थे वे सन्न रह गए। लीमू एक ठंडी मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था। नेता ने अगला खुलासा किया, लूडा अब जिंदा लोगों को भी अपना स्टॉक बनाने की तैयारी में है। ये जानकर कि उन्हें सिर्फ राशन समझा जा रहा है, लोग पागल हो उठे। पूरी बिल्डिंग में लोग अपने बिस्तरों पर उठकर बैठ गए और फटी आंखों से स्क्रीन को ताकने लगे। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? नेता ने पूछा। एक मालिक ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा कि वे क्या करें। नेता ने उकसाया, हमें एकजुट होकर लूडा को खत्म करना होगा और इस शैतान को बिल्डिंग 9 से बाहर निकालना होगा। लीमू को इस बहादुरी भरे आह्वान में एक बड़ी कमी नजर आई। उसने सीधे पूछा, अगर तुम उसके इतने करीब हो तो खुद ही उसे खंजर क्यों नहीं घोंप देते? ये एक तार्किक सवाल था जिसे बाकी लोगों ने भी दोहराया। नेता शायद गुस्से से लाल हो गया होगा। उसने इन लोगों को चारा बनाने के लिए ग्रुप बनाया था, लेकिन बात उसकी अपनी कायरता पर आ गई। उसने बहाना बनाया कि वहां कड़ी सुरक्षा है और उसे मौका नहीं मिल रहा। लीमू ने फिर मजाक उड़ाया और सलाह दी कि वो बाकी गार्ड्स को अपनी तरफ कर ले, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी अब लूडा का साथ नहीं देगा। नेता का धैर्य जवाब दे गया और उसने गुस्से में लिखा, भाड़ में जाओ, तुम सब बेवकूफ़ हो, अब मरो बैठकर। और उसने ग्रुप डिलीट कर दिया। लीमू जोर से हंस पड़ा। उसने एक और तथाकथित क्रांतिकारी का खेल बिगाड़ दिया था। उसे किसी की हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता था, वो बस तमाशा देखना चाहता था। जल्द ही हुयुआन ने एक नया ग्रुप बनाया और उसी अनोनिमस नेता को फिर से बुलाया गया, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुका और सबको गाली देकर बाहर निकल गया। लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि उनका इकलौता मुखबिर चला गया है। किसी ने लीमू पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे भगा दिया। लीमू चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने जवाब दिया कि उस जासूस को भगाने में सबका बराबर का हाथ था। हुयुआन ने माहौल बिगड़ने से पहले बीच बचाव किया और सबको याद दिलाया कि जब तक लूडा है उनकी जान खतरे में है। उसने गुहार लगाई, दोस्तों हालात बहुत खराब हैं, हमें इस राक्षस को रोकना ही होगा। बाकी लोग भी तैयार हो गए। लीमू ने लापरवाही से कहा, अगर तुम लोगों ने उसे खत्म नहीं किया तो समझो तुम सबका खेल खत्म है। उसने जानबूझकर तुम शब्द का इस्तेमाल किया जिसे फिलहाल किसी ने नहीं पकड़ा। हुयुआन ने जोश भरने के लिए अपने निजी स्टॉक से हर उस शख्स को एक बिस्किट देने का वादा किया जो हमले में शामिल होगा। लोगों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी लीमू ने पूछ लिया कि काम होने के बाद का इनाम क्या होगा। हुयुआन गुस्से से दांत पीसने लगा। वो चाहता था कि यह लड़का एक बार के लिए चुप रहे। बाकी लोगों ने भी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे हुयुआन को एक ऐसा वादा करना पड़ा जिसे पूरा करना उसके बस में नहीं था। उसने कहा कि लूडा की हार के बाद उसके गोदाम का सारा माल सबका होगा। लोग इस बात पर मान गए, क्योंकि फिलहाल जिंदा रहना ही उनका सबसे बड़ा मकसद था। एक एक करके सब मिशन के लिए साइन अप करने लगते हैं और पूरा चैट वॉलंटियर से भर जाता है। हर तरफ बहादुरी की बातें हो रही हैं, लेकिन लीमू चुपचाप सब तमाशा देखने का फैसला करता है। जाहिर है उसकी यह चुप्पी ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती और लोग उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर लेते हैं। वे सवाल करने लगते हैं, लीमू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि लीमू ने इस मुश्किल काम में मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था।
एक ओनर ताना मारता है कि लीमू उन लोगों में से है जो मुसीबत के वक्त किसी काम के नहीं आते, बस कलेश करवाने में चैंपियन है। सबको समझ आ जाता है कि वह सिर्फ बहस करने के लिए एक्टिव होता है। जब से यह एक्सट्रीम कोल्ड शुरू हुई है, किसी ने लीमू को सामने से नहीं देखा है। इस बात से लोगों की नफरत और बढ़ जाती है कि वे बाहर अपनी जान जोखिम डाल रहे हैं और लीमू अपने कमरे में सुरक्षित बैठा है। ये कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि लोग अब खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना जानता है और उसे हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। वे हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ अगर उसने लॉटरी में 30 मिलियन जीत लिए? इस मौसम में वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो उसे खर्च तक नहीं कर सकता। पूरा चैट उसके मजाक से भर जाता है। वे मजाक उड़ाते हैं कि उसके करोड़ों रुपए धरे के धरे रह जाएंगे और वो महंगे टॉयलेट पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है। लीमो अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ इन गालियों को देखता रहता है। इधर हुयॉन भी सबको ज्वाइन कर लेता है और चिल्लाकर कहता है कि लीमो को आगे आना चाहिए और पीछे छुपना बंद करना चाहिए। लीमो शांति से जवाब देता है और उन्हें याद दिलाता है कि इस मामले में वह उनके साथ नहीं है। लीमो अपने फोन को देख रहा है जहां ग्रुप चैट में उसके खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। वो बस एक सेंटेंस ग्रुप में डालता है, मैं तुम जैसा नहीं हूं। जाहिर है ये सुनकर चैट में धमाका हो जाता है और सब पूछने लगते हैं कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। वे उसे ताना मारते हैं कि उसने तो पहले महंगे दाम पर ग्रेन भी नहीं खरीदा था। उनकी नज़र में उसके लॉटरी के मिलियन से जमी हुई दुनिया में बेकार कागज़ के टुकड़े हैं। लेकिन अगले ही पल उनके मैसेजेस जाना बंद हो जाते हैं। लीमू को अपनी बात पूरी करने से पहले ही ग्रुप से किक कर दिया जाता है, जिससे वह एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वे दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन हुयुआन उसे बार बार रिजेक्ट कर देता है और ग्रुप से कहता है कि एक सड़े हुए सेब की वजह से वे अपना हमला करने का ग्रैंड प्लान खराब नहीं करेंगे। कुछ लोग अब भी नाखुश हैं और पूछते हैं कि वे लू डाहू से क्यों लड़ें, जबकि लीमू किनारे बैठकर मजा लेगा। हुयुआन तंज कसते हुए वादा करता है कि वो इस जोकर से बाद में निपट लेगा। ये सुनकर ग्रुप में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबको समझ आ जाता है कि लू दाहू के बाद अगला नंबर लीमू के अपार्टमेंट का है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चौथी मंजिल की फोन इन में अचानक एक फोटो पोस्ट करती है। उस तस्वीर में एक कमरा तेज और गर्म रोशनी से नहाया हुआ है, जैसा नजारा ठंड शुरू होने के बाद से किसी ने नहीं देखा था। ओनर्स को लगता है कि ये आपदा से पहले की कोई पुरानी फोटो है, क्योंकि अभी तो सब कुछ पूरी तरह जम चुका है। तभी जांग वांग अचानक बोलती है। वह बिस्तर पर पड़ी है, उसके पाले से झुलसे हुए हाथ पैर काले पड़ रहे हैं और चेहरा पीला है। उसे वो दरवाज़ा याद आता है जिसे वह खोल नहीं पाई थी और वो खौलता हुआ पानी जिसने उसे झुलसा दिया था। वह दांत पीसते हुए ग्रुप को बताती है कि यह फोटो सच हो सकती है। चैट में फिर से शोर मच जाता है और कई लोग उसे पागल कहने लगते हैं कि वह ऐसी बात पर यकीन कर रही है। जान वांग फैसला करती है कि अब वह सब सच बता देगी। वह कहती है, ली मुंह के पास गर्म पानी है, वह नहा सकता है और उसकी पावर कभी नहीं जाती। यह खुलासा किसी भी फोटो से ज्यादा गहरा असर करता है। गर्म पानी से नहाने और बिजली होने के ख्याल ने सबको सुन्न कर दिया है। इस जमी हुई नर्क जैसी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ सुख सुविधा नहीं, बल्कि जन्नत जैसा है। इनहुआचा नाम की एक डिजाइनर इस तस्वीर की जांच करने का फैसला करती है। जैसे ही बिजली आती है, वो अपने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से चेक करती है कि फोटो एडिट तो नहीं की गई, उसमें कोई फिल्टर नहीं था और छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। मेटाडेटा से पता चलता है कि ये फोटो बस कुछ ही दिन पहले ली गई है। हैरान होकर इनहुआचा ये सबूत पूरे ग्रुप के साथ शेयर कर देती है। पूरा ग्रुप अपना आपा खो देता है। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, जबकि लीमू गर्म दूध पी रहा होगा और मीट बंस खा रहा होगा। ये जलन अब जहरीली होती जा रही है। दूसरी तरफ लीमू अपने सोफा पर आराम कर रहा है। वह अपना फोन एक तरफ फेंक देता है। उसे यह सोचकर हंसी आती है कि उसके पड़ोसियों ने उसे बाहर निकालने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया है। वह अपने डायमेंशन स्पेस से एक विशाल 100 INCH स्क्रीन निकालता है और स्नैक्स सजा लेता है। वो सोचता है कि अगर वे लू दाहू से लड़ने जा रहे हैं तो क्यों ना इस शो का मजा लिया जाए। अचानक एक प्राइवेट मैसेज आता है। ये वांग वान नाम का एक पड़ोसी है जो दावा करता है कि वे एक बार एलिवेटर में मिले थे और उसे हमेशा से पता था कि लीमू कोई साधारण इंसान नहीं है। लीमू इस चापलूसी पर अपनी भौंह सिकोड़ लेता है। फिर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। ब्रदर जांग उसे साथ में खाए खाने की याद दिलाता है और कहता है कि लीमू पर उसका एहसान उधार है। लीमू एक पड़ोसी का मैसेज पढ़कर हंसने लगता है, जो दावा कर रहा है कि क्योंकि उसने एक बार लीमू का फर्नीचर शिफ्ट करने में मदद की थी, इसलिए लीमू को उसे खाना खिलाना चाहिए। वह आदमी जोर देता है कि उनकी गहरी दोस्ती के नाते एक बोल नूडल्स काफ़ी होंगे और लीमू को उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे मैसेजेस और भी अजीब होने लगते हैं, लीमू को समझ आता है कि राज खुल चुका है। तभी एक महिला पड़ोसी उसे बिग ब्रदर कहकर मैसेज भेजती है। वह पूछती है कि क्या वह गेस्ट बनकर उसके घर आ सकती है। अब यह साफ है कि उन सबको पता चल गया है कि उसके पास सप्लाईज है। उन्हें पता है कि उसका घर गर्म है और वह एक अलग ही दुनिया में रह रहा है। वह किसी एक इंसान को चुनकर पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला। वह इंसान इतना एक्साइटेड है कि ठीक से टाइप भी नहीं कर पा रहा। वह कपड़े धोने, खाना बनाने और यहाँ तक कि मसाज देने की भी पेशकश करती है। वो वादा करती है कि अगर वो उसे अंदर आने दे तो वो उसे बहुत खुश रखेगी। लीमू तुरंत उसे ब्लॉक कर देता है। वह 2 बच्चों की माँ है और एक जवान लड़की बनने का ढोंग कर रही है।
इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगता तो आखिर में हुयुआन संपर्क करता है और सुझाव देता है कि वह और ली मू मिलकर पूरी बिल्डिंग और तियाना कॉम्प्लेक्स पर राज करें। ली मू हंसते हुए कहता है कि बॉस हु के इरादे तो बहुत बड़े हैं। हुयुआन गंभीर है और समझाता है कि खाना, दवा और गर्मी ही ताकत की चाबी है। वह ली मू से कहता है कि वह राजा बन सकता है, लेकिन ली मू शांति से उसे बकवास बंद करने और ये बताने को कहता है कि सबको पता कैसे चला। फिर हुयुआन उसे वापस ग्रुप में ऐड कर लेता है। चैट का माहौल पल भर में बदल जाता है। हर कोई बिग ब्रदर ली मू का स्वागत करता है और दावा करता है कि उसके आने से हवा में भी गर्माहट महसूस हो रही है। ली मू इस चापलूसी को एक हल्की मुस्कान के साथ देखता है। उसे पता है कि ये लोग उसे पसंद नहीं करते, उन्हें बस का खाना और गर्म अपार्टमेंट चाहिए। वह चैट हिस्ट्री चेक करता है और फंग इमनी की फोटो, जांग वांग का गर्म पानी का जिक्र और इन हाक्शाओ का टेक्निकल वेरिफिकेशन देखता है। उसे हंसी आती है। वे सिर्फ नाश्ते की एक फोटो के आधार पर अंदाजा लगा रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक धूल का कण है, जबकि वह तो पूरे लॉजिस्टिक्स पार्क का मालिक है। उधर 24th फ्लोर पर लियू दाहू लालच भरी नजरों से चैट देख रहा है। उसके आदमी लीमू की दौलत के ख्याल से ही लार टपका रहे हैं। वे खाने, पानी और उस किले जैसे अपार्टमेंट के सपने देख रहे हैं। लियू दाहू का मन भी डोलता है, लेकिन वह एक भारी और खतरनाक आवाज में अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है। वह जानना चाहता है कि उसकी पीठ पीछे उसे गिराने के लिए सीक्रेट ग्रुप किसने शुरू किया था। इंड लियू दाहू जैसे ही गद्दारों का बेरहमी से शिकार शुरू करता है, उसके आदमियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। दिन खत्म होने तक 5 लोग रूम नंबर 2402 से गायब हो चुके थे, जिनका अंजाम इमरजेंसी रैशंस बनना तय था। इसी बीच लीमू के साथ किसी राजा जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उसके पड़ोसी उसकी हर बात की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि उसके पंक्चुएशन की भी। लेकिन अंदर ही अंदर लीमू जानता है कि उनकी ये दया सिर्फ तब तक है जब तक उसके पास सामान है। उम्मीद के मुताबिक ये खबर मेन ओनर ग्रुप में फैल जाती है और सब पागल हो जाते हैं। लीमू के सामने ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं जैसे वह कोई भगवान हो। मर्द जानवरों की तरह काम करने की पेशकश करते हैं कि औरतें उसकी नज़रों में आने की उम्मीद में अलग अलग कपड़ों में अपनी फ़ोटो से उसका इनबॉक्स भर देती हैं। लीमू इस तमाशे को हैरानी और मजाक के मिले जुले भाव से देखता है और गौर करता है कि ऑफिशियल कंटेंट मॉडरेशन तो जैसे पूरी तरह खत्म ही हो चुका है। यहाँ तक कि वांग इन भी एक मैसेज भेजती है और अपना परिचय लियू वेमिंग की पत्नी के तौर पर देती है। वह कहती है क्योंकि उसके पति ने पहले उसे बुरा भला कहा था, इसलिए वह उसकी भरपाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके तुरंत बाद वह एक और मैसेज भेजती है और पूछती है कि क्या उसे अपने दुश्मन की पार्टनर को सर झुकाए खड़ा देखकर मजा नहीं आएगा। लीमू अपनी भौहें चढ़ाता है, ये सोचकर कि वह जानती है कि किसी को कैसे लुभाना है, लेकिन वह बस इतना जवाब देता है कि उसे फालतू की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चुप हो जाती है, लेकिन तभी प्रॉपर्टी मैनेजर जियांग शुएफंग अचानक सामने आती है। जियांग शुएफंग एक मैनेजर होने के नाते हुक्म देती है कि वह सारा सामान बराबर बढ़ाने के लिए उसके हवाले कर दे। लीमू अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उसे इस बात पर ताज्जुब होता है कि आंटी जियांग अभी तक जिंदा कैसे है। वह बौखला जाती है और जोर देती है कि संकट के समय आदेशों का पालन करना जरूरी है, लेकिन वह दो टूक कह देता है कि वह सपना देख रही है। जब वो गुस्से से कांप रही होती है तभी गाओ यावे अपना ऑफर लेकर आती है। वह ली मुंह से कहती है कि अगर वो उसे बचा ले तो वह गले में पट्टा पहनकर उसकी पर्सनल पेट बनने को तैयार है। स्क्रीन की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए वह जवाब देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार हुयुआन का सब्र टूट जाता है। हुयुआन पूछता है कि क्या ली मू ने सबको दुश्मन बनाने के अंजाम के बारे में सोचा है। ली मू अपना सिर झटकाता है और फैसला करता है कि अगर सब उसके दुश्मन बनते हैं तो बनने दो, आखिर ये लोग खुद को समझते क्या है। हुयुआन गुर्राता है कि जन्नत का एक रास्ता है जिसे वह ठुकरा रहा है। लीमू की आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो उस आदमी से कहता है कि अपनी धमकियां बंद करे और दफा हो जाए। उसके बाद वो अपने डायमेंशन स्पेस से एक दावत निकालता है। टोमाहॉक स्टेक्स, पीकिंग डक, टूना सशीमी और बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल। वह एक फोटो खींचता है और बस एक साधारण सा लंच कैप्शन के साथ अपने सोशल सर्कल में पोस्ट कर देता है। जाहिर है इतनी अय्याशी देखकर पड़ोसियों का दिमाग घूम जाता है। वे हताशा में चीखने लगते हैं। खाने के एक टुकड़े या बची हुई हड्डी के लिए भी भीख मांगने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद लीमू एक संतुष्ट डकार लेता है। उसका चेहरा चमक रहा है और पड़ोसियों के मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। वे उससे विनती करते हैं कि वह कुछ भी ना फेंके, यहाँ तक कि सिर्फ चिकनाई के लिए उसके बर्तन धोने तक को तैयार है। एक आदमी एक बूढ़ी औरत की पीठ की फोटो भेजता है और दावा करता है कि उसकी 83 साल की मां भूखी मर रही है। लीमू फोटो को जूम करता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह सिर्फ एक मैनेकिन है, एक इन्फ्लेटेबल डॉल जिसे विग पहनाई गई है। वह तंज कसते हुए चीलियांग से कहता है कि उसके पास प्रॉप्स तो बहुत हैं। वह आदमी अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि वह सच में उसकी मां है। लीमू उसे स्क्रीनशॉट भेजता है और कहता है कि अगली बार उसकी शक्ल की फोटो भेजना। चीलियांग टूट जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसे बस खाना चाहिए और मांग करता है कि लीमू अपना सामान बांटे। लीमू बस इतना कहता है, अगर खाना चाहते हो तो मुझसे भीख मांगो। चीलियांग बेकाबू गुस्से में फट पड़ता है और धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे ठीक कर देगा। लीमू बस मुस्कुराता है और कहता है कि वह इंतजार करेगा और अपना फोन एक तरफ फेंक देता है।
वह अपनी मसाज चेयर पर बैठ जाता है, ये जानते हुए कि उससे निपटने के लिए लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है। जैसा कि उम्मीद थी, एक नया सीक्रेट ग्रुप बनता है जिसका नाम क्लीन अप स्क्वाड रखा जाता है और उनका टारगेट यूनिट 901 में रहने वाला लीमू है। जांग सू फांग सबसे पहले गालियां देना शुरू करती है। वह दावा करती है कि लीमू बचपन से ही चिड़चिड़ा है क्योंकि वो बिना माता पिता के पला है। उसकी नज़र में लीमू पैदाइशी अपराधी है। वह कहती है कि उसकी फितरत ही खराब है और पड़ोसी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि सामान न बांटने के लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वे भूखे मर रहे हैं और वह मज़े से खा रहा है। उनके लिए लीमू ही उनकी सारी मुसीबतों की जड़ है। कोई इशारा करता है कि असली खतरा तो लूड़ा हू है, जिससे ग्रुप में सन्नाटा छा जाता है जब तक कि जांग सू फैंग ये सुझाव नहीं देती कि वे पहले लीमू को खत्म करेंगे। उसका तर्क सीधा है, वह अकेला है और उससे निपटना आसान है, और जब उनका पेट भर जाएगा तब वे लू डाहू को संभाल लेंगे। जैसे ये शब्द कहे जाते हैं, प्लान तैयार हो जाता है। ये कितनी अजीब बात है कि वही औरत जिसने पहले उसे धोखा दिया था अब उसे जानकारी लीक कर रही है। दूसरी तरफ गाओ या हुई भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है और जांग गुआन भी इस खेल में हिस्सा चाहता है। हम देखते हैं कि जाओ शुआंग तुरंत इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे और खाना चाहिए और अपने भाई का बदला भी लेना है। वह ऐलान करता है कि वह बहुत पहले से ली मुंह से हिसाब चुकता करना चाहता था। जल्द ही 10 लोग चौथी मंजिल पर इकट्ठा होते हैं जिनके हाथों में क्लीवर्स, स्टील पाइप्स, रेंचेस और इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हैं। उनकी आंखों में भूख और एक बेरहम इरादा साफ दिख रहा है। प्लान सीधा है, यूनिट 901 पर कब्जा करो, खाना बांटो और सब मिलकर उसी घर में रहो। सबकी सहमति के साथ ये ग्रुप ऊपर की तरफ बढ़ता है और जल्द ही लीमू के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वे सबसे पहले जाओ शुआंग से दरवाजा खटखटाने को कहते हैं। जैसे ही दरवाजे पर भारी चोट की आवाज गूंजती है, वो लीमू को आवाज देता है और कहता है कि उसके पास बताने के लिए एक राज है। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 5 के लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज़्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है, मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाई पॉइंट्स फुल कर दो क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पे आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है। कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाए। तो अभी के अभी 5 की लाइक्स कंप्लीट करो, 3x3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।